हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और मैं हमेशा की तरह ये उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से करोगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सो यहाँ पर मेरा बेटा हम लोग अपने पास रिवाइज करने वाले हैं इंड AS 101, दैट इज फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंड AS। जो आपके पास स्टैंडर्ड है, बहुत ही आसान सा स्टैंडर्ड है, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, बिकॉज पेपर में इससे क्वेश्चन आया था बेटा 5 से 8 नंबर तक का। ठीक है ना, तो इस स्टैंडर्ड को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। मैं आपको बड़े प्यार से आराम से इस चैनल को यहाँ पे रिवाइज करा दूंगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट और जो भी आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे रिवाइज करा दूंगा। जो भी ये नोट्स है कहाँ मिलेंगे, कुछ चीजें पहले बताया था। जो आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे बेटा एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, CA फाइल बाय PWFR का जो है, वहां पर मैं आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। सेकेंडली, आप लोगों बेटा इसी प्रकार से बाकी सारे इंडेक्स के रिवीजन वीडियोस भी ऑलमोस्ट आ चुकी है। उसी के लिए नीचे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर मैं आप आराम से अपने बाकी इंडेक्स भी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है ना, और बाकी जो बचे हुए इंडेक्स है वो आप लोगों के लिए कुछ दिनों में आगे आते ही रहेंगे। ठीक है, सो चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। ये है बेटा इंड AS 101, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंड AS। स्टैंडर्ड बताने जा रहे हैं कि जब जीवन में पहली बार, अब जो कंपनी है जिसको इंड AS लगने जा रहा है, जब पहली बार जीवन में इंड AS लगेगा तो उन्हें क्या क्या अपने पास करना होगा जब पहली बार इंड AS लगेगा। क्योंकि पहले वो अपने पास से प्रीवियस क्या बेसिकली AS के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे, अब उनको इंड AS लगने जा, तो पहली बार जब इंड AS आएगा तो क्या करना है। ठीक है ना अब ये आपको इंड AS यही बताने जा रहा है, ट्रांजिशन रिक्वायरमेंट जब चेंज आ रहा है, जब एंटिटी अडॉप्ट करती है इंड AS पहली बार, दैट इज अ मूव फ्रॉम द प्रीवियस गैप दैट इज AS टू इंड AS। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए एंटिटी इंड AS में बेटा आ रही है, मैं डेट यहां पे ले लिया 1 अप्रैल 27। ठीक है, उसकी फर्स्ट इंड AS रिपोर्टिंग पीरियड कौन सा होगा, करंट ईयर 27-28। साथ में क्या उसे कंपैरेटिव भी देना पड़ेगा। हाँ सर, अगर करंट ईयर 27-28 है वो इंड AS के हिसाब से, तो जो 26-27 बनेगा वो भी बेटा एज पर इंड AS ही बनेगा। कंपैरेटिव भी 26-27 का ऑब्वियसली इंड AS के हिसाब से बनेगा, तो उन्हें कंपैरेटिव भी बनाना है। तो यहां पर मैं इसके अलावा एडिशनली देखो, एक तो करंट ईयर आपके पास बन रहा है, PL है, ईयर एंड पे बैलेंस शीट डेट है, इसी प्रकार से पिछले साल का PL बैलेंस शीट आपके पास वो बनेगी। ठीक है ना, साथ के साथ एक और चीज बनेगी, दैट इज एडिशनली एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनती है जो पिछला साल है उसके फर्स्ट डे पे। तो पिछला साल कौन सा था, 26-27, 26-27 का फर्स्ट डे कौन सा हो गया, 1 अप्रैल 2026, जो कि बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर है, जिसमें सारे एडजस्टमेंट ड्यू टू ट्रांजिशन आएगी। तो आपका अगर बेसिकली अगर मैं बोलता हूं आपने स्टार्ट एंटिटी कवर हो रही है इंड AS में 1 अप्रैल 27 से, 27-28 की किताबें इंड AS से, 26-27 पिछले साल कंपैरेटिव इंड AS से, पिछले साल का फर्स्ट डे की भी एक बैलेंस शीट बनेगी 1 अप्रैल 26 की। तो डेट ऑफ ट्रांजिशन क्या बोला जाएगा इंड AS के लिए, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डेट ऑफ ट्रांजिशन, शॉर्ट में DOT बोल देते हैं, डेट ऑफ ट्रांजिशन वो कही जाएगी बेटा 1 अप्रैल 2026। दैट विल बी नोन एज डेट ऑफ ट्रांजिशन, दैट इज जो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी पिछले साल के फर्स्ट डे की, क्योंकि वो एज पर इंड AS बननी है, तो वो आपके कहलाई जाएगी डेट ऑफ ट्रांजिशन टू इंड AS। ठीक है, अब कॉन्सेप्चुअली एक छोटा सा पॉइंट आता है, कॉन्सेप्चुअली हम क्या बोलते हैं, जो भी अकाउंटिंग इंड AS में होनी है बेटा वो रिट्रोस्पेक्टिवली होनी है एट द टाइम ऑफ ट्रांजिशन। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए अब 1 अप्रैल 26 को आपकी बैलेंस शीट बननी है, तो वो ये बात बोलता है जो इस दिन वाली बन रही है, आपको क्या करना है। अगर मान लीजिए कोई आपने अपने PP खरीदा, कोई 10 साल पहले खरीदा होगा, कोई भी आपका इंटेंजिबल एसेट, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट डे से इंड AS लगाना है कि अगर फर्स्ट डे से इंड AS लगाया तो आज किस वैल्यू पे दिख रहा होता। वो कहता है हर चीज जो भी दिखानी है वो क्या करनी है, रिट्रोस्पेक्टिवली दिखानी है एट द टाइम ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है ना, तो ओपनिंग इंड AS की बैलेंस शीट में जो भी बैलेंसेस आएंगे वो लगेंगे एज इफ इंड AS हैज ऑलवेज बीन अप्लाइड बाय द कंपनी इन द पास्ट। मतलब अगर 20 साल पहले आपके पास कंपनी बनी थी तब से अगर फाइनेंशियल, तो 20 साल पहले से अगर इंड AS तब से लगाते तो आज किस वैल्यू पे दिख रहे होते, वो आपके पास लगाना है और उसके हिसाब से वैल्यूज कंप्यूट करनी है। सर थोड़ा सा कंबरसम हो गया तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट हो जाएगा, तभी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पशंस एक्सेप्शंस वगैरह भी दे रखी है, कुछ कुछ चीजों को लेकर वो हम समझेंगे। ठीक है ना, जो भी डिफरेंस आएगा, अब जो भी ऑब्वियसली क्योंकि आप इंड AS से निकालेंगे, तो वो कहते हैं जो भी डिफरेंस है वो रिटेन अर्निंग के थ्रू रिकॉग्नाइज होगा। वो हमारा आगे जाके क्वेश्चन में भी आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा वहां पर मैं आप वैल्यू किस पे दिखा रहे थे वर्सेस किस पे होनी चाहिए, वो डिफरेंस रिटेन अर्निंग के थ्रू एडजस्ट किया जाएगा। उसके एक रिकंसिलिएशन बनते हैं, वो मैं अलग से लास्ट में सिखाऊंगा। जनरल प्रिंसिपल क्या है, इसका क्वेश्चन बेटा 4 से 5 नंबर तक का पेपर बन सकता है। जनरल प्रिंसिपल क्या है, वो कहता है जो ओपनिंग इंड AS की बैलेंस शीट होगी उसमें क्या करेंगे, 4 चीजों का ध्यान रखना है। रिकॉग्नाइज करोगे वो सारे एसेट लायबिलिटीज जिनकी रिकॉग्निशन जरूरत है इंड AS की तरह। मतलब कि आपको सारे के सारे वो एसेट्स और लायबिलिटीज अपना रिकॉग्नाइज करने हैं जिनको इंड AS के हिसाब से दिखाना होता है। चाहे हो सकता है AS के हिसाब से ना दिखाना पड़ता हो, पर आपको अगर इंड AS के हिसाब से दिखाना है तो उनको दिखाना पड़ेगा ओपनिंग इंड AS बैलेंस। फॉर एग्जांपल आपको क्रिएट करना पड़ेगा डेफर्ड टैक्स ऑन लैंड, लेट्स से शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन विद नॉन एम्प्लॉइज। अगर आप ये AS में नहीं भी कर रहे थे तो आपको इंड AS के हिसाब से अगर रिकॉग्नाइज करना है तो आपको दिखाना पड़ेगा। फिर नहीं रिकॉग्नाइज करना उन आइटम्स को एसेट लायबिलिटीज अगर इंड AS परमिट नहीं करता, किन्हीं चीजों को AS करने कहता था कि करो बट इंड AS कहता है कि नहीं करो, तो उन चीजों को हमें रिकॉग्नाइज नहीं करना है। वो एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड, रीक्लासिफाई करना आइटम्स को दैट इज रिकॉग्नाइज इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियस गैप एज वन टाइप ऑफ एसेट लायबिलिटी और कंपोनेंट ऑफ इक्विटी।
बट डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट लायबिलिटी और कंपोनेंट ऑफ इक्विटी इन अकॉर्डेंस विद इंड एस। तो आपको रिक्लासिफिकेशन करनी, मतलब सही क्लासिफिकेशन करनी है। आपकी क्लासिफिकेशन हो सकता है एएस में किसी और तरीके से एसेट लायबिलिटी और इक्विटी में, इंड एस में किसी और तरीके से, तो आपको सही रिक्लासिफिकेशन करनी है। लाइक जो रिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स होते हैं, जिन्हें आप पहले इक्विटी दिखाते हैं एएस में, उन्हें यहाँ पे अपने पास, या आपके पास एनसीआई है, उनको अपने पास में सही करना पड़ेगा। तो आपके जो भी क्लासिफिकेशन है वो भी सही करनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर चौथा है इंड एस को अप्लाई करना इन मेजरिंग ऑल द रिकॉग्नाइज्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो जो वैल्यूज है वो सही तरीके से मेजर करनी है एज पर द इंड एस। तो जो इंड एस के हिसाब से मेजरमेंट के रूल्स है वो लगाने हैं। लाइक फॉर एग्जांपल डिस्काउंटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी जो 109 में सीखते हैं, मेजरमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स बेस्ड ऑन द बैलेंस शीट अप्रोच हम इंड एस 12 में सीखते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट में जब आप करते हैं AS22 वो पीएल अप्रोच लगाता है, फाइनल में आप क्या करते हैं इंड एस 12 वो आपके पास में बैलेंस शीट अप्रोच लगाते हैं, तो उसकी वजह से वैल्यू में फर्क आता है। तो वो आपके पास क्या बोल रहा है, चार चीजें हमें रिकॉग्नाइज करना है ऐसे लायबिलिटी को एज पर द इंड एस, नहीं रिकॉग्नाइज करना उनको जो नहीं दिखाते, रिक्लासिफाई सही तरीके से करना है, और चौथा आपके पास मेजर आपके पास एज पर इंड एस करना है, मेजर करना है रिकॉग्नाइज एसेट लायबिलिटी को। अब वो आपको बताता है हाउएवर इंड एस 101 कुछ एग्जम्पशंस और रिलैक्सेशंस एग्जम्पशंस देने जा रहा है, कुछ एक्सेप्शंस कुछ एग्जम्पशंस है, कुछ ऑप्शनल एग्जम्पशंस है और कुछ मैंडेटरी एक्सेप्शन। अब ये ना मैंने दिखा रखी अलग अलग करके कि ऑप्शनल एग्जम्पशंस कौन कौन सी है, एक्सेप्शंस कौन कौन से, बट आपको इसे अलग से याद नहीं रखना। हाँ ये कहती क्या याद रखना है, मतलब ये नहीं याद रखना कि एग्जम्पशन में कि एक्सेप्शन में, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है ना। अभी हम कुछ एग्जम्पशंस एक्सेप्शंस पढ़ने जा रहे हैं एक एक करके, और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी करेंगे, फिर फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस भी करेंगे बेटा, ठीक है ना। सो डोंट वरी। सबसे पहले बात आती है बेटा पीपी इंटेंजिबल एसेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को लेके। ना यहाँ पे वो क्या कहता है, ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन दे रखी है यहाँ पे कि आप कोई भी ऑप्शन लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। अप्लाई इंड एस 16 या 38 आपके पास इंटेंजिबल की, या इंड एस 40 आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के रिट्रोस्पेक्टिवली, दैट इज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज एंड कंप्यूट द वैल्यू ऑन डेट ऑफ ट्रांजिशन। सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपके पास डेट ऑफ ट्रांजिशन 1 अप्रैल 26 है, जैसे मैंने लिया, आपने कोई पीपी खरीदा था 1 अप्रैल 20 को, तो पहला ऑप्शन तो यही बोलते हैं आप ऐसा करो, आप 1 अप्रैल 20 से इंड एस लगाओ और वैल्यू निकालो आज कितनी होनी चाहिए, आप वही वैल्यू कंसीडर करो। तो ये तो आपके रिट्रोस्पेक्टिव की तो बात वैसी हो रही, तो ऑप्शन 1 वही बोल रहा है कि आप यही करो, फर्स्ट डे जिस दिन खरीदा था तब से इंड एस लगाओ और उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करो। बट इसमें और भी ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन 2 कहता है आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो डीम्ड कॉस्ट पे, वर्ड क्या यूज करता है स्टैंडर्ड हमारा, डीम्ड कॉस्ट पे दिखा सकते हो। डीम्ड कॉस्ट क्या है, विच इज कैरिंग अमाउंट एज पर द प्रीवियस गैप, मतलब एएस ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन, मतलब वो कहता है जो आपके पास एएस में वैल्यू दिख रही थी आप वही इसे अपने पास डीम्ड कॉस्ट मान लीजिए, उसी पे दिखा दो। मान लो 1 अप्रैल 26 को उसका कैरिंग अमाउंट 20 लाख था, तो वो कहता है अपने पास बुक वैल्यू जो एएस के हिसाब से थी 1 अप्रैल 26 को, वही अपने पास वैल्यू ले लीजिए एज पर द इंड एस। तो बेसिकली अगर मान लीजिए वो कैरिंग अमाउंट 20 लाख पे दिख रहा है, तो वही 20 लाख अब डीम्ड कॉस्ट बन जाएगी, वैल्यू एज पर दी आपके पास इंड एस मान ली जाएगी। मतलब कुछ ये नहीं कि स्टार्टिंग से लगाना है। या फिर इसमें एक और कैसे है, कहता है डीम्ड कॉस्ट एक और चीज को मान सकते हो, वो क्या है, फेयर वैल्यू ऑन द डेट ट्रांजिशन। मतलब आज अगर इसकी फेयर वैल्यू 25 लाख है तो आप उसे भी अपने पास में डीम्ड कॉस्ट मान सकते हो, वैल्यू एज पर द इंड एस, जो कि 25 लाख हो जाएगी, ठीक है ना। बट इसमें एक छोटी चीज आती है जो आप कैसे कहते हैं फेयर वैल्यू वाला जो ऑप्शन है ये वाला, ये अवेलेबल नहीं है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए। कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में एप्लीकेबल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जब हम इंड एस 40 पढ़ते भी है तो वहां पर में आपके पास जब हम सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की बात करते हैं, तो जैसे पीपी में और इंटेंजिबल एसेट में तो बेटा रिवैल्यूएशन मॉडल का ऑप्शन होता है, ठीक है ना, बट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में नहीं होता है, वहां कॉस्ट में, तो इसलिए फेयर वैल्यू वाला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। तो क्या क्या बोला गया, पीपी इंटेंजिबल एसेट में या तो रिट्रोस्पेक्टिव निकालो फर्स्ट जैसे कि आज वैल्यू कितने चाहिए, या ऑप्शन 2 कहते हैं दो वैल्यूज में से आप किसी को अपना रिकॉग्नाइज कर सकते हैं डीम कॉस्ट, किसको, जो वैल्यू एज पर द एएस दिख रही है उसे ही मान लो डीम कॉस्ट जो बुक वैल्यू है, या फेयर वैल्यू जो ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन है उसे अपने डीम कॉस्ट मान सकते हो, ठीक है ना। हाँ पर फेयर वैल्यू वाला इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में एप्लीकेबल नहीं है ऑप्शन, ठीक है। अगला आता है क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस ऑन फॉरेन ऑपरेशन। अब ये क्या चीज है बेटा, थोड़ी सी ना इसमें इंटरमीडिएट की नॉलेज भी चाहिए और अच्छी खासी नॉलेज आपको फाइनल की भी चाहिए, ठीक है ना। तो तभी हम इसको अपने पास इंड एस को कर सकते हैं 101 को। तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटी चीज आ रही है, जब हम इंटरमीडिएट में करते हैं बेटा एएस नंबर 11 द इफेक्ट ऑफ चेंजेस फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो वहां पर क्या होता है, एक ट्रांसलेशन डिफरेंस आता है आपका नीफो के केस में, ठीक है ना। एएस 11 में एक डिफरेंस इन नीफो जो नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन होते हैं, अब वो डिफरेंस वहां पे दिखाता है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में जो बैलेंस दिखता है। हमारे पास में मान लीजिए फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में बैलेंस 5 लाख पड़ा है, वो कहाँ दिख रहा होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में बेसिकली आपके पास में दिख रहा है। वो कब दिख रहा है, एएस 11 के हिसाब से दिख रहा है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर में जो डिफरेंस दिख रहा है
इसका हमें क्या करना है जब हम फर्स्ट टाइम एडॉप्शन कर रहे हैं इंडेस की, तो वो कहता है ऑप्शन 1 है आप इंडेस 21, क्योंकि हमारे यहाँ तो इंडेस 21 है, वो कहता है अप्लाई करो इंडेस 21 रिट्रोस्पेक्टिवली, वो तो है ही आपके पास में, या फिर आप क्या कर सकते हो रीसेट टू 0 पे कर सकते हो। मींस आप ये सारे का सारा फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व का जो बैलेंस है रिटेन अर्निंग में ले जाओ। देखो चीजें कहां जानी है, रिटेन अर्निंग में जो भी है, तो कहता है आप इसे 0 कर दो, तो 0 करने का मतलब क्या, आप इसे सारे को कहां भेज दो, रिटेन अर्निंग में। तो फर्स्ट क्या है, इंडेस 21 रिट्रोस्पेक्टिव लगाओ। सेकंड क्या है, आप इसे सीधा अपने पास रिटेन अर्निंग भेज सकते हो, इसे 0 कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, ठीक है। तीसरा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस ऑन लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स, दैट इज पैरा 46 ऑफ AS11। अब ये क्या है, इसकी ट्रीटमेंट समझाने से पहले मुझे देखो थोड़ा सा ना आपको ये भी बताना पड़ेगा, इंटरमीडिएट में जब AS11 था वो क्या बोलता था, पैरा 46 है, तो मैं थोड़ा सा उसका आपको आइडिया देता हूँ। बेटा पैरा 46 ए इन AS11 एक ऑप्शनल पैरा होता था जहां पे कहा जाता था कि अगर कोई लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम होती है तो उस केस में आपको ऑप्शन दिया जाता था कि अगर डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट से रिलेटेड का एक्सचेंज डिफरेंस है तो आप उसे एसेट की कॉस्ट में एडलेस कर सकते हो, पीपी में एडलेस कर दीजिए। बट अगर अदर केसेस होता है, ठीक है, और आपने मान लो जनरल लोन लिया, फॉरेन से जनरल लोन लिया लंबे समय के, लॉन्ग टर्म फॉरेन लोन है तो लॉन्ग टर्म हो गया, और जनरल पर्पस है फिक्स एसेट के लिए, पीपी के लिए नहीं है, अच्छा पीपी के लिए होगा तो उसका एक्सचेंज डिफरेंस पीपी में एडलेस कर सकते हो। अगर जनरल है मान लीजिए आपके पास में, ये आपके पास, तो उस केस में वो एक्सचेंज डिफरेंस कहाँ चले जाता है बेटा, अकाउंट होता था FCMITDA, उसकी फुल फॉर्म होती थी फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। तो आप क्या कर सकते हो, उसे FCMITDA में ले जाते हो और उसे अमोर्टाइज करते हो ओवर द पीरियड, मान लो 5 साल का लोन था, 5 साल में अमोर्टाइज करते। ये बात AS11 कहता है, पैरा 46 बोलता है कि लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम का जो एक्सचेंज डिफरेंस है अगर पीपी से रिलेटेड आ रहा है तो पीपी में एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपके पास में वो अदर केसेस है तो FCMITDA में लेके जा सकते हो। अब हमें 101 क्या कहने जा रहा है, 101 कहता है कि अगर ऐसी कोई चीज है तो उस केस में ऑप्शन 1 है या तो इंडेस 21 रिट्रोस्पेक्टिव लगाओ, या कहता है आप रीसेट टू 0 कर दो, मतलब उसे आप अपने पास खत्म कर दो, उसे कहां भेज दो, रिटेन अर्निंग में, जैसे ये वाले को भेजा था जो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन। तीसरा एक और ऑप्शन है, कहता है आप कंटिन्यू भी कर सकते हो फॉलोइंग AS11, मतलब जो आप एरर 46 से ऑप्शन अवेल वहां अवेल कर रहे थे आप उसी ऑप्शन को यहां भी अवेल कर सकते हो, इंडेस में मना नहीं कर रहा, आप कंटिन्यू कर सकते हो अवेलमेंट ऑफ ऑप्शन। पर क्योंकि ये ऑप्शन होता था अंडर AS, ठीक है, तो यहां पे कहता है आप कंटिन्यू कर सकते हो। और मजे की बात क्या है, अगर आप इसे पहले ऑप्ट नहीं कर रहे थे AS में, पहले ऑप्ट नहीं करे तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं अब करूंगा। देखो ये कंटिन्यू का रेलिवेंस कब होगा, जब आप पहले 46 ऑप्ट कर रहे थे। अगर आप पहले ऑप्ट नहीं कर रहे थे और अब आप कहते हो मैं पैरा 46 से ऑप्ट करना चाहता हूं जो AS11 का, फिर थोड़ी ना कर लोगे। तो पहले कर रहे होंगे तो कंटिन्यू करोगे, अगर पहले ही नहीं ऑप्ट किया था तो आप थोड़ी ना ऑप्ट कर लोगे, ठीक है बात। तो ये हमारे पास चीज आती है ना, इसी को लेके एक दो क्वेश्चन है मैं कराता हूं आपको। देखो जनरल से क्वेश्चन है, मैं फटाफट से आपका मेन पॉइंट बता दूंगा। अब यहाँ पे वही चीज है, फर्स्ट टाइम एडॉप्टर है हमारे पास, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम बेटा 60 करोड़ की, ठीक है ना, उसका एक्यूमुलेटेड एक्सचेंज डिफरेंस जो है वो आपका नील बोल रहा है, सिंस हम अपने पास में ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया हुआ था, हम ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, हम ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब आपके पास कंपनी ऑप्शन अवेल करना चाहती है प्रोस्पेक्टिवली या रिट्रोस्पेक्टिवली ऑन द डेट ट्रांजिशन। अब मुझे तो पहले ऑप्शन अवेल नहीं कर रहे थे, क्या आप कर सकते हो, द आंसर इज नो, आप नहीं कर सकते। तो अगर कंपनी अवेल करना चाहते हो ऑप्शन को प्रोस्पेक्टिवली नहीं कर सकती है, आगे से नहीं कर सकते क्योंकि पहले नहीं कर रहे थे, रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं कर सकते हो क्योंकि वो क्या बोला गया है, नियम ये है अगर आप पहले से ऑप्शन अवेल कर रहे थे पैरा 46 तो आप आगे कंटिन्यू करके लेके जा सकते हो, पर आप पहले ही नहीं कर रहे थे तो थोड़ा ना कर दोगे, ठीक है ना। तो ये चीज बोल रहे अब आपके पास सिंपल से नॉर्मल चीजें आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं वही चीज लिखी है, कंपनी कैन नॉट अवेल द एग्जम्पशन जो आ रही है, कैन नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, ठीक है जी, रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं कर सकते, ठीक है। ऑप्शन इज अवेलेबल ओनली इफ इट इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसी फॉलोड इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियस गैप, तभी अवेल कर सकते हो अगर वो कंटिन्यूएशन में है। वाइल लिमिटेड हैज नॉट बीन यूजिंग द ऑप्शन प्रोवाइडेड इन पैरा 46 से, हेंस इट विल नॉट बी परमिटेड टू यूज द ऑप्शन रिट्रोस्पेक्टिवली, क्योंकि वो पहले फॉलो नहीं कर रही थी तो अब अपने पास रिट्रोस्पेक्टिवली या प्रोस्पेक्टिवली फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। ना एक और क्वेश्चन है आपके पास पेपर में आया हुआ 5 नंबर का बेटा क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोलता है, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। वो कहता है ए लिमिटेड ने चूज किया टू इलेक्ट द डीम्ड कॉस्ट एग्जम्पशन फॉर कैरिंग वैल्यू ऑफ इट्स पीपी एज पर प्रीवियस गैप इन अकॉर्डेंस विद 101। However, it does not wish to select the exemption available as per 101 of capitalizing the exchange fluctuations long-term foreign currency monetary items to PP, and accordingly did not opt to avail the exemption available as per 101 for previous gap policy of capitalizing the exchange fluctuation to PP। तो आपके पास एक जगह डीम्ड कॉस्ट एग्जम्पशन पीपी वाले लगाना चाहता है, एक जगह कह रहा है जो
हमारा पैरा 46 ए वाली आपके साथ है, वो हम ऑप्शन अवेल नहीं करना चाहते। इन सच अ केस हाउ वुड द कंपनी बी रिक्वायर्ड टू ट्रीट द जो ऑलरेडी कैपिटलाइज कर चुके हो पीपी को अंडर द प्रीवियस गैप, और क्या ट्रीटमेंट होगी आपके पास आगे वाले की फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की। बेटा सिंपल सी बात है, देखो पीपी को अलग लेके चलो, ये अलग है। अब पीपी के केस में क्या है, हमारे पास दोनों चॉइसेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हो गई। इट मे बी पॉसिबल फॉर एन एंटिटी टू चूज द डीम्ड कॉस्ट एग्जम्पशन फॉर ऑल इट्स पीपी, ठीक है ना। तो डीम्ड कॉस्ट एग्जम्पशन अपने पास फॉलो करेंगे, तो अपने पास क्या करेंगे, इट विल रिक्वायर द कंपनी टू रिकॉग्नाइज द पीपी एट द ट्रांजिशन रेट एट द प्रीवियस गैप कैरिंग अमाउंट। यही हमने बोला था कि जो प्रीवियस गैप कैरिंग अमाउंट है उसी पे वो दिखा सकते हैं जो कैरिंग अमाउंट एज पर द प्रीवियस गैप होगा ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन, वही अपने पास कर लेंगे। तो डीम कॉस्ट एग्जम्पशन अपने पास में लगाना चाहते हैं कैरिंग वैल्यू वाली, तो मतलब जो कैरिंग अमाउंट उनका एज पर दी प्रीवियस एएस है, प्रीवियस गैप में एएस के अंदर दिख रहा था, वही डीम्ड कॉस्ट आपकी बन जाएगी अंडर द इंड एस, तो उसी वैल्यू पे वो दिखा देंगे, ठीक है ना। तो वो आपके पास कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो उसने बोली कि हमारे पास में जो भी आपके पास आगे क्या आ रहा है बेटा, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस वाले जो है वो अपने पास जो बाद के जो भी आएंगे वो पीएल में ले जाएंगे, क्योंकि वो अपने पास कंटिन्यू नहीं करना चाहते। उसने यही बोला था कि हमारे पास में डज नॉट विश टू अवेल द एग्जम्पशन अवेलेबल, तो उस केस के अंदर जो भी एक्सचेंज डिफरेंसेस अब आगे से आएंगे वो पीएल में चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। एंड नॉट इलेक्ट द एग्जम्पशन ऑफ कंटिन्यूइंग द प्रीवियस गैप पॉलिसी ऑफ कैपिटलाइजिंग द एक्सचेंज फ्लक्चुएशन टू पीपी, और वो यही कह रहे हैं हम आगे से एक्सचेंज डिफरेंस को कैपिटलाइज नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आगे से आपका जो भी एक्सचेंज डिफरेंस होगा वो कहाँ जाएगा, पीएल में चले जाना है, पीएल में चले जाना है जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। तो वो हमारे पास पॉइंट आ जाता है। अगला आता है बेटा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, नाउ दैट इज अ केस ऑफ सीएफआई। अब इसमें आता है जो हम इंडेस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में सीखते हैं। देखिए अब ये जो चीज आती है ना सीएफआई वगैरह की, इंडेस में ही आती है, ईएस में तो ऐसा कुछ था नहीं कि कुछ एफएल है कुछ इक्विटी, ऐसी तो चीज होती नहीं थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास दो केसेस है, कहता है केस ए, अगर लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग है ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन, वो कहते हैं हम क्या है डेट ऑफ ट्रांजिशन वाले दिन ये चेक करेंगे क्या वो लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग है कि नहीं है जो सीएफआई वाली है। अगर वो है तो हम अप्लाई करेंगे 109 रिट्रोस्पेक्टिवली एंड फाइंड करेंगे एफएल और इक्विटी का कंपोनेंट सेपरेटली ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन। मतलब अगर वो लायबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है तो हम उसका फर्स्ट डे से स्टार्टिंग से निकालेंगे कि आज के दिन पे एफएल और आज के दिन पे इक्विटी कितना होना चाहिए, और वो हम अपने पास रिकॉग्नाइज करेंगे। तो हम लायबिलिटी जो पुरानी दिख रही है, हम पुरानी तो पूरा लायबिलिटी दिखा रहे हैं, जैसे अभी कन्वर्टिबल डिबेंचर वगैरह हम क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास में वो जितनी वैल्यू पे दिख रही है आज की डेट में उसे डेबिट करके खत्म कर देंगे, और जितना हमारा एफएल और इक्विटी आज दिखना चाहिए ट्रांजिशन रेट पे वो हम निकाल लेंगे, और जो भी डिफरेंस है वो रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। दूसरा है कि अगर लायबिलिटी दिख ही नहीं रही ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन, अगर भाई लायबिलिटी दिख ही नहीं रही फिर स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है ना, अगर लायबिलिटी दिख रही है फिर स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। तो लायबिलिटी दिख रही है तो आपके पास रिट्रोस्पेक्टिव लगाना है, और उस केस के अंदर में आप लोगों को क्या करना है, एफएल और इक्विटी अलग अलग आज की डेट की जो वैल्यू बनती है वो आपको दिखानी है, और डिफरेंस रिटेन अर्निंग में जाएगा। इसी को लेके क्वेश्चन नंबर है 15 जो मैं आपको कराता हूँ, ठीक है ना। मेरे साथ क्वेश्चन देखेंगे, पेपर में भी ऐसा बेटा क्वेश्चन आया हुआ, कितने नंबर का, 8 नंबर का, इंपॉर्टेंट है इसलिए क्वेश्चन। 1 अप्रैल 1 को सिग्मा लिमिटेड ने इशू किए थे 30,000 6% कन्वर्टिबल डिबेंचर, फेस वैल्यू कितने वाले बेटा, 100 रुपये पर डिबेंचर है पार। इनकी रिडम्पशन होनी है 10% प्रीमियम पे 31 मार्च 5 को, मतलब 5 साल बाद आपके पास इनकी रिडम्पशन होनी है, या फिर दे मे बी कन्वर्ट इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर, या इन्हें कन्वर्ट भी कराया जा सकता है। तो या तो रीपेमेंट होगी पैसे दिए जाएंगे, या इनको कन्वर्ट भी कराया जा सकता है। इंटरेस्ट रेट इक्विवेलेंट विदाउट कन्वर्जन कितना है, 10%, ठीक है ना। डेट ऑफ ट्रांजिशन क्या बेटा, 1 अप्रैल 3, आपको बता रहा है सीएफआई की अकाउंटिंग करने को कह रहा है ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन कैसे होगी, और ये आपको पी फैक्टर दे दिए 6% 10% के हिसाब से। अब सबसे पहले क्या ट्रांजिशन रेट थी बेटा 1 अप्रैल 3 जो हमें बोली गई थी, ठीक है ना, 1 अप्रैल 3 है। इस दिन हमें वैल्यू निकालनी है एफएल इक्विटी की क्या बनती है अगर स्टार्टिंग से लगाते, तो बेटा हम क्या करते हैं 109 लगाना है 1 अप्रैल 1 से स्टार्टिंग से। अब 6% डिबेंचर है, इंटरेस्ट तो एफएल है, जो प्रिंसिपल है क्योंकि ऑप्शन होल्डर के पास था, अब ये बातें 109 में सीखी हुई है तो आपके पास ये भी एफएल है, और जो सेविंग इन इंटरेस्ट है क्योंकि 10 के बदले 6 है तो वो इक्विटी हो गया। तो हमारे कैश फ्लोज लिख दिए हमने स्टेप 1 में, 30 लाख का इनफ्लो है, ये आपके कैश फ्लो जो आपका कूपन रेट से आने, ठीक है ना, 6% के हिसाब से, और प्री पेमेंट जो करनी है 10% प्रीमियम पे करनी थी, ठीक है ना। अब इसकी क्या निकालेंगे, फेयर वैल्यू निकालेंगे, वो निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज एट ईआईआर, तो अपने पास प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, इक्विटी निकल के आ गया, डिफरेंस जो आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे बेटा, टेबल बनाएंगे 2 सालों का, क्योंकि हमें वैल्यू कब की चाहिए 1 अप्रैल 3 की, तो 2 सालों का एफएल का टेबल बना लेंगे, इक्विटी तो सेम रहेगा, इक्विटी तो चेंज नहीं होगा, तो ये हमारी एफएल की वैल्यू है 1 अप्रैल 3 को 2 साल के बाद, 2 साल का टेबल बनाना है 2 साल का। तो आज ट्रांजिशन डेट पे हमारे पास इंडेक्स के हिसाब से एफएल इतना है और इक्विटी इतना दिखेगा बेटा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एएस के हिसाब से आज कितना दिख रहा होगा,
डोंट से एएस के हिसाब से 30 लाख ही दिख रहा होगा, प्लीज समझो। क्यों? क्योंकि ये जो 10% आप प्रीमियम दोगे रिडम्पशन के समय, उसे भी तो हौले हौले करके अंडर दी एएस अपने पास रिकॉर्ड कर रहे होंगे ना, एक्रू कर रहे होंगे। तो टोटल बनता है 30 लाख थे, 10% के हिसाब से 3 लाख। अब 2 सालों में प्रोपोर्शनेटली वो एक्रू हुआ होगा, तो 2 सालों में 3 लाख का कितना होगा, 2/4। वो भी तो हौले हौले करके एक्रू होगा ना, जो प्रीमियम रिडम्पशन है। तो वो आपके पास 1,50,000 एक्रू हुआ होगा, प्रीमियम जो एक्रू हुआ पर पे नहीं हुआ, 2 सालों का, 2 साल बीत के 3 लाख का प्रीमियम देने। वहां तो टोटलिटी में चलते हैं, वहां ऐसे एफएल इक्विटी करके नहीं करते थे एएस में। तो 3 लाख को ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स आपका 1.5 लाख होगा। तो आज वहां पे वैल्यू दिख रही होगी एएस में इतनी, इंड एएस में दिख रही है इतनी। तो क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए डेबिट, इनको क्रिएट करेंगे और डिफरेंस क्या रिटेन अर्निंग में, ठीक है ना। एंट्री जरूर डाल दो और बाद में इसी को स्टेटमेंट फॉर्म में भी अपने पास मेंशन कर दीजिए। एंट्री जरूर डालो, ठीक है ना, बाद में इसी को स्टेटमेंट फॉर्म में मेंशन कर दो जब आप पूछ रहे हैं कि क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था सीएफआई को लेकर, ठीक है ना। ऑलवेज बेटर कि अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को बेटा हाथ से जरूर सॉल्व करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा गलती कहाँ की है। और इस इंडेक्स को करने का फायदा तभी होता है जब आपको बाकी इंडेक्स आप रिवाइज कर चुके हैं, इसलिए हम इसे जनरली लास्ट में करते हैं अपने पास, ठीक है ना। अगला क्या आ रहा है, अगला बेटा आ रहा है आपके पास शेयर बेस्ड पेमेंट, जो ईसॉप ट्रांजैक्शन है, जिसको लेके हम इंडेक्स 102 करते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बोलते हैं दो चीजें, केस ये है वेस्टेड ऑप्शंस बिफोर द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। देखो वेस्टेड का मतलब क्या होता है, कंडीशन फुलफिल हो गई पर अभी तक शेयर्स इशू नहीं करे। तो अगर वेस्टिंग हो चुकी है डेट ऑफ ट्रांजिशन से पहले, तो कहता है जो एसबीपी रिजर्व है, जो 102 में एसबीपी रिजर्व है, वो कितने पे दिखाएंगे, कहता है या तो फेयर वैल्यू एज पर 102 रिट्रोस्पेक्टिव लगा दो। मतलब आप क्या करोगे, रिट्रोस्पेक्टिव लगाओगे और उसके हिसाब से अपने पास फेयर वैल्यू जो बनती है उस पर आप दिखाएंगे इसको, ठीक है ना। ऑप्शन 1 है। यह ऑप्शन 2 है कि आप कैरिंग अमाउंट एज पर दी प्रीवियस गैप भी दिखा सकते हो। मतलब जो आपके पास आज एसपीपी रिजर्व जो दिख रहा है उसी को आप अपने पास में बना दीजिए, ठीक है ना। तो जो वेस्ट हो चुके, हाँ जो अभी तक वेस्ट नहीं हुए हैं, वेस्ट नहीं हुए मतलब अभी तक आपका पीरियड खत्म नहीं हुआ। मान लो 4 साल का पीरियड है, आपके 1 साल या 2 साल या 3 साल बीते, 4 साल खत्म नहीं हुए, वेस्टिंग पीरियड खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना। तो कहता है फिर तो एसबीपी रिजर्व इंडेक्स 102 के साथ ही रिट्रोस्पेक्टिवली निकालना है। तो एसबीपी रिजर्व आपका 102 के साथ ही रिट्रोस्पेक्टिवली निकलेगा। इसमें ये नहीं कह रहा कि जो पहले से बना हुआ है उसी को सेम उठा के ले आओ, नहीं, 102 के साथ रिट्रोस्पेक्टिवली लगाएंगे और उसकी वैल्यू कंप्यूट करेंगे, ठीक है। अब इसी को लेके क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सबसे पहला तो बड़ा आसान सा एमटीपी में क्वेश्चन मतलब है, एक्स लिमिटेड एक फर्स्ट टाइम अडॉप्टर है इंडेक्स का, डेट ऑफ ट्रांजिशन बेटा 1 अप्रैल 1 है, 200 स्टॉक ऑप्शंस है जिसमें 75 वेस्ट हो गए हैं, 125 अभी तक वेस्ट नहीं हुए, रिमेनिंग बाद में होंगे, ठीक है ना। तो क्या आपके पास है, तो बेटा सिंपल सी बात है, जो वेस्ट हो चुके हैं 75 उसमें तो 2 थे, 102 अपने पास लाओ, रिट्रोस्पेक्टिवली जो वैल्यू आ रही है वो ले लो या ना लगाओ, मतलब जो कैरिंग अमाउंट है वो ले लो। पर जो अनवेस्टेड है उनके लिए तो आपके पास में क्या करना पड़ेगा, 102 ही लगाना पड़ेगा। तो बस यहाँ इतनी सी थ्योरी लिखनी, मतलब जो ये बताया ना वही लिख के आने का है। ये तो जनरल क्वेश्चन था। अब इसी में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला थ्योरी था तो मैंने फटाफट पढ़ा दिया, मेन है प्रैक्टिकल जो आराम से मेरे साथ देखेंगे। ये आपके पास अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है, 1 अप्रैल 1 को न्योगन लिमिटेड ने ग्रांट करे बेटा 1,20,000 शेयर ऑप्शंस टू इट्स एम्प्लॉइज विद द वेस्टिंग कंडीशन बीइंग अ सर्विस कंडीशन एज फॉलोज। कहता है वेस्टिंग डेट 31 मार्च 2 है 80,000 ऑप्शंस के लिए जिनका 1 ईयर ही वेस्टिंग पीरियड है। तो 80,000 ऐसे शेयर थे जिनका 1 ईयर वेस्टिंग पीरियड था, और ऐसे कुछ है जिनका 40,000 वाले जिनका वेस्टिंग इस दिन खत्म होगा, मतलब उनका 4 साल का वेस्टिंग पीरियड है, ठीक है। हर ऑप्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं 1 इक्विटी शेयर में। फेयर वैल्यू कितनी है इनकी ऑप्शंस की बेटा 20 रुपए है। ये प्रिपेयर कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडेक्स के हिसाब से फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 4। तो ट्रांजिशन डेट क्या हो जाएगी बेटा 1 अप्रैल 2, लास्ट ईयर का फर्स्ट डे। तो आपके पास करंट ईयर ये है, प्रीवियस ईयर ये हुआ, तो प्रीवियस ईयर का फर्स्ट डे हो गया डेट ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है ना। एंटिटी डिस्क्लोज किया पब्लिकली द फेयर वैल्यू ऑफ बोथ दिस एज आपका मेजरमेंट डेट पे। प्रीवियस एप्लीकेबल गैप जो था वो एंटिटी हैड नॉट अडॉप्टेड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ वैल्यूएशन, तो प्रीवियस में अडॉप्ट नहीं किया कुछ भी। शेयर ऑप्शंस को एक्सरसाइज नहीं किया गया एम्प्लॉइज के द्वारा। अब मेन चीज यहाँ पे लिखी है, मेन चीज क्या है देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन की मजेदार बात हो गई। देखो उसने क्या बोला, हाउ द शेयर बेस्ड पेमेंट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स एज ऑन 31 मार्च 4 assuming that the entity had add by not passing any entry for the above transactions। कहता है हमने आज तक अभी तक कोई भी एंट्रीज नहीं डाली है, हमने आज तक कोई भी एंट्री नहीं डाली। तो बेटा ये तो गलती करी है, मतलब पीछे में गलती है, प्रायर पीरियड आइटम की बात भी आएगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो प्लीज डेट ऑफ ट्रांजिशन पर अप्रैल 2 जो वेस्टेड ऑप्शन है। अब देखो 1 अप्रैल 2 अगर डेट ऑफ ट्रांजिशन है तो ये वाले तो वेस्ट हो चुके हैं ना, जो वेस्ट हो चुके हैं वेस्टेड बिफोर द डेट ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है ना।
तो 101 के हिसाब से ऑप्शन होता है उसमें, क्या प्रीवियस गैप की जो वैल्यू है वही ले सकते हो, प्रीवियस गैप में जो वैल्यू थी वही वैल्यू आप ले सकते हो अपने पास में अंडर योर 101, ठीक है ना। बट सिंस कोई काउंटिंग ही नहीं करी थी तो वो एरर है 8 के हिसाब से, इंडिया 8 के हिसाब से, तो कोई एग्जाम्पशन अवेलेबल नहीं होगी। ऑब्वियसली आपने जब एंट्री नहीं डाली तो वहां तो जीरो दिख रहा है, तो ना बोलोगे अच्छा प्रीवियस गैप की वैल्यू डाली होती तो आप लेके आते, तो ऑप्शन एग्जाम्पशन आपको दे रखी थी। जब वैल्यू ही नहीं डाली, एंट्री नहीं डाली, तो वो गलती कर रखी है, तो हम तो अपने पास वैल्यू सही निकालेंगे ना। तो आपके पास डेट ऑफ ट्रांजिशन पे क्या होगा बेटा, कितने का पे एसबी रिजर्व बनेगा टोटल अमाउंट का, क्योंकि इसका तो 1 ईयर ही था, तो 80,000 शेयर थे इस वाले में, आपके पास में 20 रुपये फेयर वैल्यू थी, तो आपके पास सिंपल इतने का अमाउंट आपके पास में बन जाएगा एसबी रिजर्व। और उसके लिए डेबिट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस नहीं करेंगे, रिटेन नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले वाला है, ये करंट ईयर का नहीं है, ये ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन जो आपको दिखाना पड़ेगा। क्योंकि वैसे तो आप पिछली वाली वैल्यू ले सकते थे, पर वो इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि एंट्री नहीं डाली, तो पिछले वाला तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ, तो पिछले वाले की वैल्यू आ रही थी उसे ले सकते थे क्योंकि वेस्टेड है। हाँ, जो अनवेस्टेड है वहां तो ऑप्शन ही नहीं है ना, वहां तो रिट्रोस्पेक्टिव लगाना ही पड़ेगा। तो कंपनी ने काउंटिंग नहीं करी तो ये भी गलती है, और इसकी तो काउंटिंग रिट्रोस्पेक्टिवली होनी है। अब इसमें क्या है, 1 अप्रैल 2 को जो 1-2 का जो पहले साल का था वो रिटेन अर्निंग से ही जाएगा, क्योंकि वो तो फर्स्ट ईयर का है, वो फर्स्ट ईयर का है 1-2 वाले ईयर का, जिसकी अकाउंटिंग नहीं डाली, तो उसको कंसीडर करेंगे, उसको किससे करेंगे, रिटेन अर्निंग से करेंगे, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है, ठीक है। तो उतने का आपके पास आ जाएगा 1/4, क्योंकि इसके 4 साल थे ना वेस्टिंग पीरियड, प्लीज समझो 4 साल का वेस्टिंग पीरियड है, 40,000 ऑप्शन है, 20 रुपये है, तो कितना आपके पास रिकॉर्ड होना था 1 साल का, 1/4 2 लाख। अब जो अगला साल है 2-3, उसका खर्चा आएगा नॉर्मल, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ही डेबिट होगा, क्योंकि ये तो अगले साल का है, इस साल का तो बना रहे हो कंपैरेटिव के हिसाब से, किताबें इंडेक्स के हिसाब से, और अगले साल का भी अगेन आ रहा होगा आपके पास में 2 लाख ही आ रहा होगा, वो भी पूरा आएगा आपके पास में करंट ईयर का ही, तो और इससे अगले साल का भी आएगा, क्योंकि 4 साल वेस्टिंग पीरियड है, तो 3 ही बने ना, एक फर्स्ट ईयर जो ट्रांजिशन डेट में जिसका इफेक्ट हो गया थ्रू रिटेन अर्निंग, एक 2-3, एक 3-4, 4-5 भी होगा, पर 4-5 तो अगला साल आएगा, उसकी तो हमसे बात ही नहीं कर रहा ना अकाउंटिंग, क्योंकि हम तो किस साल बैठे 31 मार्च 4, जबकि खत्म कब हो रहा था 31 मार्च 5, तो वो ध्यान देने वाला पॉइंट है, वो ध्यान देने वाला पॉइंट है। जब तक कमाएंगे हम तब तक बात करेंगे। यहाँ मेन चीज क्या आई, एंट्री नहीं डाली तो कुछ दिख नहीं रहा था, तो आप वो जो ऑप्शन दे रहा था ना वेस्टेड वाले में, वो वाला आप अवेल ही नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो वाला आप अवेल ही नहीं कर सकते। चलो आगे बढ़े। यस सर, अगला है बेटा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर इन एसएफएस। अभी एसएफएस मतलब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टैंड अलोन। तो कहते हैं जो भी वैल्यू है उसके लिए क्या ऑप्शन दिए गए, आप इंडेक्स 27 के हिसाब से या तो रिट्रोस्पेक्टिव लगा दो और उससे वैल्यू निकाल लो, ये ऑप्शन 2 कहता है डीम्ड कॉस्ट पे दिखा दो, जो कि क्या है कैरिंग अमाउंट एज पर प्रीवियस जो गैप एएस ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन, एएस के हिसाब से जो वैल्यू दिखा रहे हो वही वैल्यू मान लीजिए, या फिर आप फेयर वैल्यू, तो ये बिल्कुल सेम एज पीपी है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, इसको आप क्या बोल सकते हो, सेम एज पीपी, ठीक है। अगला है बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर क्या बोलते हैं, कहता है इंड एस 103 नीड नॉट बी अप्लाइड टू कॉम्बिनेशंस व्हिच हैव अकर्ड बिफोर द डेट ऑफ ट्रांजिशन। कहता है आपके जितने भी बिजनेस कॉम्बिनेशंस डेट ऑफ ट्रांजिशन से पहले हुए उन पे आपको 103 नहीं लगाने की जरूरत है, नहीं लगाने। मान लो आपकी डेट ऑफ ट्रांजिशन ये है और आपके 3 बिजनेस कॉम्बिनेशंस हुए हैं इस डेट से पहले, आपको इन पे 103 नहीं लगाना, ये पहला बोलता है। बट कहता है बट इफ वन कॉम्बिनेशन इज रीस्टेटेड तो ऑल सब्सिक्वेंट टू बी रीस्टेटेड। बट अगर आप इनमें से किसी एक को रीस्टेट करते हो तो उसके बाद जितने भी हो रहे हैं उनको करना पड़ेगा। मान लो आप कहते हो मैं इस वाले पे करना चाहता हूं 103 रीस्टेट, तो इसके बाद जो ये वाला हो रहा है इसको भी रीस्टेट करना पड़ेगा। हाँ, ये वाले को जरूरत नहीं है, वो तो कह रहा है तीनों को मत करो, बट अगर एक को कर रहे हो तो उसके बाद वाले को भी रीस्टेट करना पड़ेगा 103 के हिसाब से, ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहले पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड वेदर बिजनेस कॉम्बिनेशंस आर रीस्टेटेड और नॉट। कुछ बातें आ रही है और ये पॉइंट याद रखना है, चाहे रीस्टेटेड कर रहे हो रीस्टेटमेंट चाहे नहीं कर रहे हो, चाहे रीस्टेटमेंट कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो। वो कहता है गुडविल को अमोर्टाइज नहीं करना बट टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट एनुअल। ये बात तो हमें पता है, आपका इंडेक्स 38 बात भी बोलता है, ठीक है ना। हम गुडविल को अमोर्टाइज नहीं करते हैं, बट जबकि इंटरमीडिएट में आप सीखते थे तो एएस के अंदर में हम गुडविल को करा करते थे, ठीक है ना। यहाँ पे हम अमोर्टाइज नहीं करते, यहाँ आपके पास क्या करते हैं, टेस्टिंग फॉर इंपेयरमेंट होती है इंडेक्स 36 के हिसाब से, तो वही चीज बोल रहा है, गुडविल को अमोर्टाइज नहीं करना पर इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। दूसरा, अगर कोई इंटेंजिबल एसेट इज इंक्लूडेड या सबस्यूम्ड इन गुडविल and as per the index such intangible asset can be recognized separately, then reduce the value of such intangible asset from goodwill and recognize it separately। अब वो कहना क्या चाहता है, मान लीजिए
आपके पास में पीसी थी 20 लाख और नेट एसेट से 15 लाख है। अभी नॉर्मल एएस की बात करते हैं, तो वहां पे आपने 5 लाख की गुडविल दिखाई होगी, क्योंकि पीसी ज्यादा थी, नेट एसेट कम थे, तो 5 लाख गुडविल है, आपने अपने पास में दिखा दिया। हम कहते हैं वैसे ना इसमें एक और इंटेंजिबल एसेट था, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से राइट टू यूज ऑयल एंड गैस रिजर्व, ये आपके पास एक इंटेंजिबल एसेट था। अब एएस के अंदर में तो ये ऑटोमेटिकली इसी गुडविल में जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहां हम इसे अलग से सेपरेटली रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो इसे नहीं करते, तो ये अलग से नहीं दिखा रहे। बट मैं अब आपको बता रहा हूं इंडेस के हिसाब से, अब इंडेस के हिसाब से हमारे पास इंडेस 38 की रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मैच करते हो, तो हमारे पास ये इंटेंजिबल एसेट को 1 लाख को दिखाना चाहिए। तो वो हम क्या बोलना चाहते हैं कि इस इंटेंजिबल एसेट को 1 लाख को अलग से दिखाओ, तो ऑटोमेटिकली गुडविल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो इसमें जुड़ा हुआ था। अब पढ़ोगे समझ आएगा। उसने क्या बोला, अगर कोई इंटेंजिबल एसेट गुडविल के अंदर ही जुड़ा हुआ है, इस 5 लाख में इंटेंजिबल एसेट 1 लाख का जुड़ा हुआ है, एंड एज पर इंडेस उसको रिकॉग्नाइज सेपरेटली करना है, उसको अलग से दिखाना है, तो कहता है इसको रिड्यूस कर दो उस वैल्यू को गुडविल से और सेपरेटली दिखाओ, तो इसको सेपरेटली दिखाओ और गुडविल की वैल्यू क्या कर दो कम। एग्जाम्पल के तौर पे राइट टू यूज ऑयल एंड गैस रिजर्व मिनरल रेट। अब इसी का लेके क्वेश्चन भी है, तभी वो डाला हुआ है। ये क्वेश्चन के अंदर यही बात लिखी है, पूरी कहानी यही है, क्वेश्चन इतना बड़ा है, कहानी यही है। अब इसके अंदर मैंने यही बात बोली है, एबीसी लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस है, ठीक है ना। कंपनी फॉलो कर रही थी एएस जो थे आपके पास में, अडॉप्ट करने चालू किए इंडिया से 1 अप्रैल 1 से, ठीक है ना। गुडविल जो रिकॉग्नाइज कर रहे थे वो एएस 21 27 के हिसाब से कर रहे थे, ठीक है जी। एबीसी लिमिटेड ने कोई कंसिडरेशन नहीं ली वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग ऑयल एंड गैस रिजर्व, जिसके लिए एक्सेस अमाउंट उन्होंने पे किया था, उसने खुद लिख दिया कि उन्होंने अलग से नहीं दिखा ऑयल एंड गैस राइट्स के नाम का, जिसके लिए पेमेंट अलग से कर रखी थी, आपका उससे अलग से नहीं दिखाया है, अलग से नहीं दिखाया, ठीक है ना। कंपनी अमोर्टाइज द गुडविल ओवर द लाइफ ऑफ द अंडरलाइंग मिनरल राइट्स, ठीक है जी। और फिर वो कहता है इस आपके पास में कंपनी ने अवेल करा ट्रांजिशन एग्जम्पशन अंडर 101 एंड नॉट अप्लाइड द प्रिंसिपल्स ऑफ 103। इंटेंट्स टू कंटिन्यू अमोर्टाइजेशन करना चाहते हैं, एक तो गुडविल को अमोर्टाइज करना चाहते हैं जो कि नहीं कर सकते, इट विल बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट, और दूसरा आपके पास जो ट्रीटमेंट हमें बतानी है वो आ रही है। तो बेटा यहाँ पर मैं एक तो बात जो पॉइंटर्स है, एज पर एस गुडविल के अंदर में इंक्लूड है, इंडेस में आपके पास उसे सेपरेट दिखाना पड़ेगा, एंड इसके बाद गुडविल अमोर्टाइजेशन बंद हो जाएगी इंडेस में, और सिर्फ उसकी क्या करेंगे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। तो यही पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं कि उसको अलग दिखाओ ऑयल एंड गैस रेट को, उसके बाद जो वैल्यू बचेगी उसे अमोर्टाइज नहीं करना, टेस्टिंग फॉर इम्पेयरमेंट होनी है। तो ये वही पॉइंट लिखा हुआ है, सिंस राइट्स वाज नॉट रिकॉर्डेड वैल्यू ऑफ द गुडविल इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट, जिसे सेपरेटली दिखाना था, हेंस गुडविल विल बी रिड्यूस अकॉर्डिंगली, एंड इंटेंजिबल एसेट उसको अलग से दिखाएंगे, अलग से रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है ना। However, once goodwill is recognized in the opening transition balance sheet date, the entity has to follow the provisions of Ind AS, और गुडविल को अमोर्टाइज नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, टेस्टिंग फॉर इम्पेयरमेंट एनुअली। तो उसके अंदर जो वैल्यू ऑफ आपके ऑयल एंड मिनरल राइट की है वो हटाओ, उसे अलग सेपरेटली दिखाओ, और अब जो वैल्यू आ जाएगी उस पर आगे इंडेक्स लगना है, तो उस पर अब अमोर्टाइजेशन नहीं होगी, उसकी क्या होगी आपके पास में इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होगी एनुअली, बस वो आपको बताना है यहाँ पे, यही आपके पास ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे हो जाता है। अगला एक और छोटा सा पॉइंट है इसी में, हम कहते हैं पेरेंट डिड नॉट कंसोलिडेट एन एंटिटी, ईदर इट वाज नॉट रिकॉर्डेड एज सब्सिडरी और नो सीएफएस वाज रिक्वायर्ड इन द प्रीवियस गैप। वो कहते हैं हमने किसी एंटिटी को कंसोलिडेट नहीं किया, क्यों नहीं किया, या तो वो सब्सिडरी ही नहीं थी, मतलब मान लीजिए प्रीवियस गैप में वो सब्सिडरी नहीं थी, पिछले एएस के हिसाब से वो सब्सिडरी नहीं है उनका, या फिर सीएफएस की जरूरत नहीं थी पिछले गैप में, ठीक है ना। बट अब हमें कंसोलिडेशन करनी है, अब इंडेस के हिसाब से कंसोलिडेशन करनी है, क्योंकि वो आपके पास सब्सिडरी है, तो सब्सिडरी है तो आपके पास में कंसोलिडेशन होगी। तो वो क्या कहते हैं, सब्सिडरी अपनी एसएफएस बनाएगी एज पर द इंडेस। अब ऑब्वियसली सब्सिडरी जो है कंसोलिडेशन पहले उसकी भी क्या बनेगी, एसएफएस बनेगी एज पर द इंडेस ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन फॉर द पर्पस ऑफ सीएफएस बाय द पेरेंट, तभी पेरेंट भी सीएफएस बना पाएगा। और दूसरा गुडविल क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जितनी दिख रही है पेरेंट के एसएफएस में वर्सेस पेरेंट का कितना इंटरेस्ट है इन द सब्सिडी के नेट एसेट, तो जितना नेट एसेट में इंटरेस्ट है वर्सेस कितनी पेमेंट करी है, वो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, गुडविल की वैल्यू, ठीक है ना। तो उसी को लेके एक छोटा सा क्वेश्चन है जो 5 नंबर का पेपर में आया हुआ है, यहाँ यही बात लिखी हुई है। तो क्या पॉइंट है, अगर देखो ए लिमिटेड ने कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी बी लिमिटेड की कन्वर्टिबल टेंट इंस्ट्रूमेंट में, किसमें करे बेटा, कन्वर्टिबल टेंट इंस्ट्रूमेंट में। ये कन्वर्जन राइट जो है वो कहता है सब्सटेंसिव है, एंड जिससे ए लिमिटेड का कंट्रोल आ जाएगा। ए लिमिटेड ने वैल्यूएट किया कि बी लिमिटेड वुड बी ट्रीटेड एज सब्सिडरी अंडर इंड एस में, वो सब्सिडरी बन जाएगी, एंड उसको अपने पास कंसोलिडेशन करनी ही पड़ेगी। बी लिमिटेड वाज नॉट कंसिडर्ड सब्सिडरी अंडर द प्रीवियस गैप, पहले सब्सिडरी मानी जाती थी, अब आपका सब्सिडरी मानी जाएगी इंड एस के हिसाब से। तो क्या उसको अपने पास में कैसे कंसोलिडेट करना चाहिए आपके पास में, अब इसमें यही है
सब्सिडरी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज वुड बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट ओपनिंग सीएफएस एट द वैल्यूज एच अपीयर इन द सब्सिडरी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ सब्सिडरी वर टू अडॉप्ट द इंड एस एट द पेरेंट डेट ऑफ ट्रांजिशन। तो उसकी अपने पास उस दिन की सब्सिडरी की स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएगी एज पर द इंड एस और उसके बेस पे कंसोलिडेशन करी जाएगी, ठीक है ना। तो सब्सिडरी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड बी प्रिपेयर्ड एज इफ इट वाज अ फर्स्ट टाइम अडॉप्टर ऑफ इंड एस, एज इफ कि वो फर्स्ट टाइम इंड एस बना रहा है, तो उसकी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएगी, एसएफएस बनाई जाएगी एज पर द इंड एस, जिसके बेस पे हम कंसोलिडेशन कर पाएंगे। और फिर कहते हैं हम लोग पेरेंट विल एडजस्ट द कैरिंग अमाउंट जो भी आ रही है वो कैसे, डीम्ड कॉस्ट ऑफ गुडविल विल बी इक्वल टू द डिफरेंस एट द डेट ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन, गुडविल क्या होगी पेरेंट का कितना इंटरेस्ट है इन दोस कैरिंग अमाउंट्स एंड कॉस्ट इन द पेरेंट्स एसएफएस कितना देख रहा है, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वर्सेस इंटरेस्ट आपके पास कितना आ रहा है इन देयर नेट एसेट्स, ठीक है ना। तो वो आपके पास आ जाएगा, तो आपके पास इससे क्या निकल के आ जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ गुडविल वगैरह। तो वही पॉइंट यहाँ पे था जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी को लेके एक छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए ये ना कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल नेचर के आए हुए, आप इसको पढ़ जाएंगे आपका काम बन जाएगा। मैंने उतनी बातें आपके लिखे जो चीजें आपको ध्यान रखनी है इन और मेन आंसर, ठीक है ना। अच्छा ये वाले पॉइंट पे मैं बाद में आता हूँ, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर वाला बेटा कुछ मैंडेटरी एक्सेप्शंस भी दे रखी है, कुछ मैंडेटरी एक्सेप्शन भी दे रखी है। जैसे सबसे पहले एस्टीमेट, सिंपल सी बात है, कहते हैं एस्टीमेट मतलब जो अनुमान होता है उसके अंदर बोलता है प्रीवियस एस्टीमेट्स को ही यूज करना है जो एज पर दी प्रीवियस कैप, मतलब जो एएस के हिसाब से प्रीवियस एस्टीमेट के हिसाब से कर रखी थी आपने कंसीडर जो किया हुआ उन्हीं को कंसीडर करके रखना है, उन्हीं को कंसीडर करके, ये नहीं कि आज की डेट पे ट्रांजिशन डेट वाले दिन कि आपके पास में हमने इंफॉर्मेशन को कंसीडर करना है फॉर मेकिंग दी आपके पास जो एस्टिमेशन की आ रही है, हमने प्रीवियस एस्टिमेट को ही कंसीडर करके चलना है। ये एक मेरा क्वेश्चन आएगा आगे जाके, मैं वहां पे दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, कहता है इफ इम्प्रैक्टिकेबल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन टू अप्लाई 109 रेट्रोस्पेक्टिव। रूल क्या है 109 रेट्रोस्पेक्टिव लगाओ, नॉर्मल तो यही है, पर अगर आप उसे नहीं लगा सकते रिट्रोस्पेक्टिवली देन जो फेयर वैल्यू ऑन द ट्रांजिशन डेट है विल बी द न्यू कैरिंग अमाउंट ऑफ दैट एफएएफएल, जो आज की फेयर वैल्यू है उसकी वही अब आपके पास में क्या बन जाएगी नए कैरिंग अमाउंट, जो आपकी कैरिंग अमाउंट मान ली जाएगी ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है ना। जो फेयर वैल्यू ट्रांजिशन डेट पे अगर आप नहीं निकाल सकते रिट्रोस्पेक्टिवली, एग्जांपल अगर ईआईआर को कंप्यूट कर सकते रिट्रोस्पेक्टिवली, अगर आप ईआईआर को निकाल सकते हो रिट्रोस्पेक्टिवली जो 109 तो फिर तो आप 109 रिट्रोस्पेक्टिव लगा दोगे, बट अगर नहीं है निकालना तो आप क्या करोगे, आज जो फेयर वैल्यू है ट्रांजिशन डेट पे वही अब क्या बन जाएगी कैरिंग अमाउंट बन जाएगी, जो आज फेयर वैल्यू है ट्रांजिशन डेट पे उस एफएएफएल की वही आपके पास कैरिंग अमाउंट बन जाएगी उस एफएएफएल की आपके पास ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है ना। फिर आता है अगर लोन मिला गवर्नमेंट से एट लेस देन द मार्केट इंटरेस्ट रेट, अगर लोन मिल रहा है मार्केट रेट से कम पे, अब अगर ध्यान हो इंडेक्स 20 के अंदर में इसके अंदर में आपके पास में कवर होता था जो आपके पास ग्रांट वाली हमारी बात आती थी काउंटिंग की, तो वहाँ पे एफएल दिखा रहे होते थे, वहाँ पे डीईजी दिखा रहे होते थे और उस ग्रांट की ट्रीटमेंट एज पर इंडेक्स 20 होती थी, ठीक है ना। तो हम अलग अलग करते थे जिसमें 109 आ रहा है 20 आ रहा है, तो इफ इंडेक्स 109 इफ इंडेक्स 20 कैन बी अप्लाइड रिट्रोस्पेक्टिवली, अगर लगा सकते हो तो अप्लाई करो, बाइफरकेट कर दो एफएल में और डीजीजी में। अगर नहीं कर सकते लाइक ईआईआर नहीं अवेलेबल है तो नहीं लगा सकते, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ द गवर्नमेंट लोन ऑन द ट्रांजिशन डेट विल बी कंसीडर्ड एज द कैरिंग अमाउंट ऑफ सच लोन एंड अप्लाई 109 आफ्टर दिस डेट। कहते हैं अपने पास में क्या करो, जो कैरिंग अमाउंट गवर्नमेंट लोन का आज दिख रहा है वही आपके पास में कैरिंग अमाउंट बन जाएगा उस लोन का आगे के लिए, और अब से अपने पास आगे से 109 लगा देना। अगर तो फर्स्ट डे से लगा सकते हो वेल एंड गुड, फर्स्ट डे से नहीं लगा सकते तो तब तक अगर लगा सकते हो फिर तो फर्स्ट डे से निकाल लो, नहीं लगा सकते जो आज कैरिंग अमाउंट दिख रहा है वो आगे का कैरिंग अमाउंट बन जाएगा, आगे के लिए कैरिंग अमाउंट बन जाएगा जो अब है, और आपके पास में फिर 109 आगे से लगा देना अगर आप रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगा सकते हो तो, नहीं लगा सकते हो तो, ठीक है ना। एक छोटा सा पॉइंट और है एनसीआई का, फिर मैं इस क्वेश्चन पे ही चल लूंगा। पहले एनसीआई का पॉइंट क्या है बेटा, इन एएस अगर ध्यान होगा तो एएस 21 कंसोलिडेशन वगैरह करते थे इंटरमीडिएट में, वहां पे क्या होता था हम एनसीआई नहीं बोलते थे, ठीक है ना, वहां पे आपके पास में माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते थे, तो एएस में बोला जाता था माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो नेगेटिव भी नहीं हो सकता था, ठीक है ना, वो हम एएस में सीखते थे, जबकि यहाँ पे एनसीआई नेगेटिव हो सकता है, उसके क्वेश्चन करे जाते हैं 110 वगैरह में, ठीक है ना। नो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द पास्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन, अगर हमने पास्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन में बोला था ना हम रिट्रोस्पेक्टिव नहीं कर रहे हैं, हमने बोला था हम रिट्रोस्पेक्टिव नहीं कर रहे हैं, हमने रीस्टेट नहीं किया, जब रीस्टेट नहीं किया तो एनसीआई माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैन नॉट बी रीस्टेट, फिर हम एनसीआई भी अपने पास रीस्टेट नहीं करेंगे, बस नाम चेंज हो जाएगा, क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो रीस्टेट ही नहीं करेंगे। बट अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन को रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है फ्रॉम दी पर्टिकुलर डेट, हमने बोला था ना पिछली डेट से अपने पास में जो भी है यहाँ से लगाना शुरू करेंगे तो इसके बाद जो भी है उन्हें करेंगे,
तो उस केस के अंदर एनसीआई भी इनका रीस्टेट किया जाएगा। सिंपल टू से। अगर नहीं कर सकते, नहीं कर रहे तो मत करो, बट अगर कर रहे हो तो एनसीआई भी आपका रीस्टेट किया जाएगा, एनसीआई भी आपका रीस्टेट किया जाएगा, ठीक है ना। अभी के लिए पहले मैं आपके लोन वाले का क्वेश्चन कराता हूँ बेटा पहले। तो क्वेश्चन में देखेंगे मेरे साथ 31 जो आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, पेपर में आया हुआ 6 नंबर का, एमटीबी का भी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन देते बेटा एमएसएमईस को एट बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे ये दिखता है ना बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, सरकार लोन दे रही है, तो याद कर लिया करो, आपका पास इंडेक्स 20 आया था, ठीक है ना, वहां पे हम सीखते हैं। टू फंड द सेटअप ऑफ अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, सूक्ष्म लिमिटेड डेट ऑफ ट्रांजिशन टू इंडिया सब जैसे आ गया, तो 101 आ गया आपका, 1 अप्रैल 20 है। फाइनेंशियल ईयर 14-15 में गवर्नमेंट आपके कंपनी को लोन मिला था 2 करोड़ का एट द बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। इंडियन कैप के हिसाब से कंपनी ने अकाउंटिंग के इस लोन को इक्विटी एंड द कैरिंग अमाउंट ऑफ 2 करोड़ एट द डेट ऑफ ट्रांजिशन, तो हम अपने 2 करोड़ पे ही दिखा रहे हैं इसको, ठीक है ना। अमाउंट रीपेबल कितना है वैसे पूरा जाके बाद में जाके 2.5 करोड़ जो देने पैसे। कंपनी हैज बीन एडवाइज टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस जितना है ये इन इक्विटी बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ वेरियस एसेट्स अंडर पीपी। तो हम वो बोला जा रहा है जी ऐसा करो, एक तरह से 0.5 से लायबिलिटी बढ़ा लो क्योंकि देना इतना है, और पीपी की वैल्यू को कॉरस्पॉन्डिंगली बढ़ा दो। फर्दर 31 मार्च 24 को जब लोन को रीपे करना होगा तो 2.5 करोड़ को रिडक्शन कर देना पीपी से। अब आप बताओ क्या करना चाहिए। अब जो बातें करता है वो छोड़ ही दो, वो तो गलती होती है, अकाउंटेंट हमारा खतरनाक ही होता है, गलती होता है वो तो, ठीक है। मेन चीज पे आओ, एंटिटी अपने पास 10920 लगा सकते हैं रिट्रोस्पेक्टिव फ्रॉम डेट ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ द लोन ओनली अगर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर हमें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो ही हम अपने पास में 109 और 20 रिट्रोस्पेक्टिव लगाएंगे। इन दिस केस इट शैल यूज द प्रीवियस गैप का जो कैरिंग अमाउंट है, जो पिछले का है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन लग नहीं सकता, नहीं लगा सकता रिट्रोस्पेक्टिव। अब आपके पास अगर ये वाला है नहीं लगा सकते तो क्या होगा, आज जो आपके पास में आ रहा है, ठीक है ना, आज जो कैरिंग अमाउंट है वही कैरिंग अमाउंट बन जाएगा आपका किसके लिए, आगे इंडेक्स 20 और आगे से 109 लगा दो। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ द लोन ऑन द ट्रांजिशन डेट विल बी कंसिडर कैरिंग अमाउंट ऑफ लोन इन द ओपनिंग इंडेक्स बैलेंस शीट, दैट इज 2 करोड़। तो 2 करोड़ ही दिखेगा, 2 करोड़ दिख रहा है। एंड अप्लाई करेंगे इंडेक्स 109 टू मेजर द आपके पास आफ्टर ट्रांजिशन, और आगे से 109 लगा देंगे। ट्रांजिशन डेट पे बस वो क्या होगा, इक्विटी से लायबिलिटी में दिख जाएगा, ठीक है ना, वो इक्विटी में दिखा रहे थे वो लायबिलिटी में दिखेगा। तो एक तो आपके पास एंट्री डलेगी लोन इक्विटी टू लोन एफएल 2 करोड़ से, क्योंकि जो कैरिंग अमाउंट उसमें दिख रहा था एएस में वही कैरिंग अमाउंट अब इसमें दिख जाएगा इंडेक्स में, और अब से क्या लगा देंगे 109 की अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिवली। तो कैश फ्लोज क्या है, इनफ्लो हो रहा है, 4 साल बाद जाके क्या होगा बेटा, आउटफ्लो होगा इतने का। फेयर वैल्यू कितनी है, ट्रांजेक्शन प्राइस, आप अपना ईआर निकालेंगे। अब ये हिट एंड ट्रायल मेथड से जो हम सीखते हैं, कौन सा ऐसा रेट है जिसपे अगर आप अपने पास करें 2 करोड़ में बढ़ाते चले तो 2.5 आ जाए, तो वो क्या आपका ना जो निकल के आएगा EIR, ये हिट एंड ट्रायल प्रोसेस निकालते पहले 10 लेते हो फिर कम करते हो, तो अपने पास वो हम सीखते हैं 109 में, वहां से वो रेट आपका कंप्यूटेशन से निकल के आ जाएगा 5.74%, कि किस रेट पे मैं इस 2.5 करोड़ की प्रेजेंट वैल्यू निकालूं कि जो आपके पास 2 करोड़ बन जाए। इतने 2.5 करोड़ है 4 साल बाद, तो अप्रोक्सीमेट रेट आपका 5.74 आएगा। तो अगर 5.74 रेट पे इस 2.5 करोड़ की प्रेजेंट वैल्यू आज निकालेंगे चौथे साल की, तो वो 2 करोड़ के बराबर होगी। और फिर 4 साल का क्या बना देना है, टेबल बना देना है EIR 5.74 लेके। ये कंप्यूटेशन मैंने नहीं दिखाई हुई क्योंकि वो हम कहाँ सीखते हैं, 109 में सीखते हैं, ठीक है ना। तो 2 करोड़ से शुरू होंगे, 5.74, पेमेंट कोई है नहीं, क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, और ये 2.5 करोड़ पे करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रीटमेंट जो कंपनी कह रही है वो गलत कह रही है, एज ऑलवेज गलत कह रही है, ठीक है ना। ना मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास में आ रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन ना 2 ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत बड़े क्वेश्चन है, पेपर में अगर बनते हैं आपके 10 से 14 नंबर तक के बनते हैं। तो एक बार मैं इनके सारे पॉइंट्स आपको बता दूंगा, कैसे करना है वो भी डिस्कस करूंगा। मैं चाहूंगा कि इन क्वेश्चंस को अपने हाथ से जरूर सॉल्व करें अपने पास बाद में भी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या देखते हैं, एमटीपी क्या है, एस लिमिटेड के फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज 31 मार्च 1 को प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद प्रीवियस गैप, ठीक है। अब ये आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है, प्रीवियस गैप के हिसाब से, और आपको बता रहा है फॉलोइंग गैप डिफरेंसेस वर आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी ऑन फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ द इंड एस। फर्स्ट टाइम एडॉप्शन पे क्या क्या डिफरेंसेस मिल रहे हैं प्रीवियस गैप वर्सेस दिस। इन रिलेशन टू द पीपी द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर आइडेंटिफाइड। पीपी कंप्राइज इसमें लैंड है विच इज हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, कॉस्टिंग रुपीज आपका 4.5 लाख, एंड वर क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एज पर इंडेक्स 40। तो बेटा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कोई क्राइटेरिया आपका वहां तो होता नहीं था एएस में, तो इस वजह से कह रहा है पीपी में ही जुड़ा हुआ है, जबकि अब हमारे पास इंडेक्स 40 एक सेपरेट है, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नाम पे दिखाते हैं। तो वो कह रहा है कि इसके अंदर में जुड़ा हुआ है, तो हमने जो टोटल पीपी दिख रही है इसमें से आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अलग दिखा देंगे, पीपी अलग हो जाएगा, बस ये दोनों अलग अलग दिखा देंगे, ठीक है ना।
प्रेजेंटेशन कैसे करने उस पर मैं आ जाऊंगा अभी, डोंट वरी, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। एक्सचेंज डिफरेंसेस 1 लाख के वर कैपिटलाइज टू डेप्रीशिएबल पीपी ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्शन ऑफ 40 वाज रिकॉग्नाइज्ड। इसका कुछ नहीं करना है, तो बस पैरा 46 से की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हम इतना कर रहे थे, ठीक है। कोई एसेट रिटायर्ड नहीं, रिटायरमेंट ऑब्लिगेशंस किसी की भी नहीं है, तो वो कोई बात नहीं आ रही। मैनेजमेंट ने इंटेंट किया कि अडॉप्ट करेंगे हम डीम्ड कॉस्ट एग्जम्पशन फॉर यूजिंग द प्रीवियस गैप एज डीम्ड कॉस्ट एट द डेट। तो ये सिंपल आसान काम हो गया। डीम्ड कॉस्ट एग्जम्पशन का मतलब क्या होगा, जो प्रीवियस वैल्यू इसमें दिख रही है, मान लीजिए 130 लाख, यही वैल्यू हम आगे दिखाएंगे, तो वैल्यू चेंज की बात ही नहीं है, वैल्यू चेंज की कोई बात नहीं, तो इसका कुछ नहीं करना, तो नो एडजस्टमेंट टू पीपी है। तो आपके यहाँ सिंपल सी बात होगी, बस ये स्प्लिट अप करना है, इस पॉइंट में स्प्लिट अप करना है, ठीक है ना। आगे देखो, कहता है कंपनी ने एक इन्वेस्टमेंट करी एस लिमिटेड में, जो सब्सिडरी है एच लिमिटेड की, 48 लाख की, दैट कैरीड अ फेयर वैल्यू ऑफ 68 लाख एट द ट्रांजेक्शन रेट। तो उस इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट थी वो 48 लाख पे दिख रही थी, उसकी आज की फेयर वैल्यू कितने, 68 लाख। कंपनी इंटेंड्स टू रिकॉग्नाइज द इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पे दिखाना चाहते हैं, तो बेटा जब फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, 48 लाख से 68 लाख पे लेके आना पड़ेगा, 20 लाख से बढ़ाना पड़ेगा। 20 लाख से बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट करेंगे, डिफरेंस कहाँ लेके जाएंगे, रिटेन अर्निंग में। 20 लाख कहाँ दिख रहा है, रिटेन अर्निंग में। तो होगा क्या, जो ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 48 लाख से, उसमें 20 लाख बढ़ जाएगा और जो हमारे पास रिटेन अर्निंग आनी है, ये जो भी ये वैल्यू दे रखी है, इसमें 20 लाख ये बढ़ जाएगा। देखो ये पॉइंट नंबर 2 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये 20 लाख ये बढ़ गया, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, रिटेन अर्निंग बढ़ गया, ठीक है ना। फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का एक पॉइंट है, वैट डेफरल लोन 60 लाख का। कहता है वैट डेफरल लोन 60 लाख का ऑब्टेन किया था 31 मार्च 1 को बिजनेस सेटअप करने के बैकवर्ड रीजन विद द कंडीशन टू क्रिएट डिफाइंड टारगेट वगैरह। लोन के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं और रीपेबल इन फुल होगा एट द एंड ऑफ 5 ईयर। 109 के हिसाब से डिस्काउंटेड 10% है और फेयर वैल्यू इसकी बेटा कितनी बनती है, इतनी बनती है, तो लोन की फेयर वैल्यू इतनी है। एंटिटी ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया जो आपको दे रखा है, अप्लाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 109 एंड इंडेस 9 आपके 20 रिट्रोस्पेक्टिवली। तो हम रिट्रोस्पेक्टिवली लगाना चाहते हैं, तो रिट्रोस्पेक्टिव स्प्लिटअप होगा। अब जब स्प्लिटअप होगा तो बेटा ये जो 60 लाख का लोन है, इसमें से एफएल तो इतना आपके पास बनेगा ना, एफएल और इक्विटी आपके पास में करा जाएगा, तो हमें अब इसे पूरे को लोन नहीं दिखाना। इस 60 लाख के लोन में से जितनी आपके पास उसकी प्रेजेंट वैल्यू थी, ठीक है ना, वो आपका जितने उसने निकाल के वो एफएल है, और बाकी क्या दिखेगा, डीजीजी दिखेगा, बाकी क्या दिखेगा, डीजी दिखेगा। तो हम 60 लाख नहीं दिखाएंगे, अब उसमें से एफएल इतना दिखाएंगे, डीजीजी अलग दिखाएंगे, तो अलग अलग करके दिखाना होगा बस। डिफरेंस डीजी कैसे है बेटा, आपके पास में माइनस करके आ जाएगा, तो ये एफएल है, बाकी 60 लाख में से माइनस करेंगे तो डीजी हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं मेन बैलेंस शीट में आपको दिखा दूंगा, सो डोंट वरी कैसे दिखाना है। फिर है रिटेन अर्निंग्स के कुछ पॉइंट्स है, कहते हैं ईसॉप रिजर्व ऑफ 20,000। अब देखो यहाँ पे ईसॉप रिजर्व दिख रहा है 20,000 का, उसके बारे में बात करने जा रहा है। कह रहे कंपनी ने हैड ग्रांटेड 1000 ऑप्शंस टू एम्प्लॉइज आउट ऑफ विच 800 हैव ऑलरेडी वेस्टेड। तो कहता है दो आपके 1000 ऑप्शन है, उसमें 800 वेस्ट हो गए, तो 200 क्या हो गया, अनवेस्ट। कंपनी ने इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड फॉलो किया था फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ईसॉप चार्ज एंड रिकॉग्नाइज 12,000 टुवर्ड्स द वेस्टेड ऑप्शन एंड 8,000 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज ईसॉप चार्ज एंड अ कॉरस्पॉन्डिंग रिजर्व, ठीक है ना। तो उसने बोल दी बात कि रिकॉर्ड कितना कर चुके हैं, इसका 12,000 रिकॉर्ड कर चुके हैं, इसका 8,000 रिकॉर्ड कर चुके हो। इफ फेयर वैल्यू मेथड फॉलो किया जाता तो कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज कितना कितना होता, 15 और 9,000 एज पर दी 102, ठीक है ना। Company intends to avail 101 exemption for the share based payment for not restating the ESOP charge as per the previous gap for vested options। खुद लिख दिया, क्योंकि देखो वेस्टेड में क्या था, वेस्टेड में क्या था, दो चीजें बोली थी, याद है, भूल गए सर, भूल गए, अरे यही तो प्रॉब्लम है, तो भूल जाते हो यार जल्दी जल्दी। वेस्टेड के अंदर ये था कि आप अपने पास में क्या कर सकते हो, या तो 102 रिट्रोस्पेक्टिव लगाओ, या तुम अपने पास जो कैरिंग अमाउंट दिख रहा है उसी को दिखा सकते हो, वेस्टेड में कर सकते हो। तो उसने बोला है कि वेस्टेड के अंदर में अपने पास में प्रीवियस गैप वाला वो ऑप्शन अवेल कर रहे हैं, तो हमारे पास 12 पे दिख रहा है, हमने 15 पे नहीं दिखा रहा, तो 12 पे दिखाएंगे, तो कुछ नहीं करना, नो रीस्टेटमेंट, 12 पे दिखाएंगे, 12 पे एसबी रिजर्व का 12 पे दिखाते रहेंगे। हाँ, नॉन वेस्टिंग में तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, तो भूलना ही मत, नॉन वेस्टिंग में तो 9 पे दिखाना ही पड़ेगा, तो एसबी रिजर्व 9 दिखना चाहिए, तो दिख रहा कितना 8, तो 1 से बढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, रिटेन अर्निंग टू ईसॉप रिजर्व। भाई ईसॉप रिजर्व बढ़ाने के लिए जो एसबी रिजर्व है तो क्रेडिट करेंगे, डेबिट किसको करेंगे, रिटेन अर्निंग को। तो आपका ईसॉप रिजर्व देखो 1000 से बढ़ जाएगा ये, और 1000 से रिटर्न अर्निंग माइनस हो गया, तो कम हो गया, डेबिट करने से कम हो गया, ठीक है ना। फिर अगला क्या है, क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस। तो कंपनी का एक नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच थी एज पर एज 11 एंड रिकॉग्नाइज था उसका बैलेंस 1 लाख एज अ पार्ट ऑफ रिजर्व, ठीक है जी। फर्स्ट टाइम एडॉप्शन पे कंपनी ने इंटेंट किया जो एग्जाम्शन है, और इसको क्या कर दिया, 0 पे ले गए। तो हमारे पास है ना, या तो 21 रिट्रोस्पेक्टिव लगाओ या 0 पे ले जाओ, तो हमने रीसेट टू 0 कर दिया, सबसे आसान होता है। तो कह रहा है इसको खत्म करो, तो ये डेबिट हो जाएगा खत्म करने के लिए, और इसको
जीरो करने के लिए कहाँ ले जाएंगे रिटेन अर्निंग पे। तो ये आपके पास में जो हमारे पास क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस दिख रहा है 1 लाख का, इसे रीसेट टू जीरो, तो ये आपका माइनस हो जाएगा खत्म करने के लिए, और ये 1 लाख रिटेन अर्निंग में देखो बढ़ गया, बढ़ गया। हमसे कह रहा है अपने पास ट्रांजिशन डेट इंडियस बैलेंस शीट बना दो, एडजस्टमेंट को दिखा दो। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है बेटा, आपके पास में प्लीज देखो, हमें क्या करना है, एक एक दो दो लाइन की एक्सप्लेनेशन दे देनी है, एक एक एडजस्टमेंट की, उसकी क्या ट्रीटमेंट है, कैसे करना है। ट्रांजिशन डेट के में क्या करेंगे, प्रीवियस गैप की क्या वैल्यू है, एडजस्टमेंट क्या हुई, और इंडेक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है ना। तो जो जो में फर्क था, जैसे वो 4.5 लाख आपके पास आ रहा था, तो यहाँ देखो ये 4.5 लाख था ना, तो हमने क्या किया, 4.5 लाख यहाँ से माइनस किया और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अलग से दिखा दिया। थोड़ा सा फर्क आपको बैलेंस शीट का रखना है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट आप बैलेंस शीट बनाते थे वो आपके पास जो एएस वाली होती है उसमें पहले लायबिलिटीज होती थी फिर एसेट्स होते थे। यहाँ पे क्या पहले एसेट्स है फिर लायबिलिटीज है, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन फर्क है, यहाँ फाइनेंशियल एसेट वगैरह आते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ की क्लासिफिकेशन वैसे ही रखनी है जो हमने बहुत सारे चैप्टर्स में करी भी है बैलेंस शीट की। तो पीपी आ गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गया, करंट एसेट में इन्वेंट्री आ गई, उसमें कोई चेंज नहीं। फाइनेंशियल एसेट्स है, उसमें वो फाइनेंशियल एसेट में आता है इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिसीवेबल कैश, तो उसकी वैल्यू को 20 लाख से बढ़ाया था, ठीक है ना। ये अदर करंट एसेट्स उसने दिए हुए हैं, एडवांस फॉर परचेज ऑफ इन्वेंट्री, तो ये अदर में आएगा, ये आपका फाइनेंशियल एसेट नहीं है, ठीक है ना, ये अलग से दिख रहा है, ये एसेट साइड आ गई। इक्विटी लायबिलिटीज में इक्विटी शेयर कैपिटल अदर इक्विटी में दिखेगा, क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन तो जीरो हो गया था, ईसॉप रिजर्व हमने 1 से बढ़ाया था, रिटेन अर्निंग में देखो ये हमने सारे पॉइंट्स कर लिए थे, बस मैं वो आपको दिखा रहा हूँ, पॉइंट कर चुके हम लोग, बस वो क्लासिफिकेशन है। वैस पर्दी कैसे बनेगी आपके पास इंडेक्स के हिसाब से, लायबिलिटीज में नॉन करंट आपके पास लायबिलिटीज है, फाइनेंशियल लायबिलिटी में आ गया वैट डेफरल लोन, और डीजीजी अलग दिख गया, वो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, तो लोन आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी में दिख रहा है, वो डीजीजी के साथ स्प्लिटअप हो गया। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल शॉर्ट टर्म बोरिंग अलग आ गया, प्रोविजंस अलग आ गया, प्रोविजंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईयर ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो वो हमने बस क्लासिफिकेशन सही दिखा देनी है जो हमें अपने पास प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है, बस यही करना है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास बेटा आता है क्वेश्चन नंबर 17, ये एक और क्वेश्चन है, देखो मैंने ना आपको पॉइंट्स बस बता दिए, ट्रीटमेंट बता दी क्या करने, हाथ से सॉल्व एक बार करना पड़ेगा आपको, तो मजा आएगा, तो मजा आएगा, ठीक है ना, वरना नहीं आएगा। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें पॉइंट्स बस ज्यादा है वैसे ही। शौर्य लिमिटेड इज द कंपनी हैविंग रजिस्टर्ड एंड कॉर्पोरेट ऑफिस एट न्यू दिल्ली। आपके पास 60% जो आपके शेयर है इसके गवर्नमेंट के पास है, रेस्ट बाय अदर इन्वेस्टमेंट है। फर्स्ट टाइम है दैट शौर्य लिमिटेड विल बी अप्लाइंग इंडियस, तो पहली बार इंडियस लगाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट 31 मार्च 2 की आपको दे रखी है, वैल्यूज आपको दे रखी है, पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, फिर आपके पास एसेट्स नॉन करंट एसेट करंट एसेट आ गए, ये वैल्यू एज पर दी एएस आपको दे रखी है, ठीक है ना। अब आप एक एक करके मेरे साथ पॉइंट्स को देखते जाए क्या क्या कह रहा है वो, ठीक है जी। सबसे पहले कहते हैं अदर करंट जो लायबिलिटीज है, ये ना बाइफर्केशन ओरिएंटेड पॉइंट्स है। कहता है जो अदर करंट लायबिलिटीज है उसमें इंक्लूड है 3,90,000 की लायबिलिटीज टू बी पेड इन कैश सच एज एक्सपेंस पेबल सैलरी पेबल एंड 60,000 स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट ड्यूज। अभी क्यों दिया है, कह रहे जो टोटल लायबिलिटीज है उसके अंदर कुछ है एक्सपेंस पेबल आपके पास सैलरी पेबल वगैरह वो चीज़ें हैं, बाकी स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट ड्यूज है। अब ये है कि जो आपके पास एक्सपेंस पेबल वगैरह है सैलरी जिनके बदले कैश जाना है वो आपके पास एफएल हो जाएगा, गवर्नमेंट ड्यूज वाला एफएल में नहीं आता। तो बस आपके पास जो अदर करंट लायबिलिटीज है ना उसमें मैंने करके दिखा दिया, एक्सपेंस सैलरी पे 390 है और बाकी स्टैट्यूटरी ये एफएल के रूप में दिखेगा, ये एफएल नहीं है, बस वो बैलेंस शीट में सही क्लासिफिकेशन के तौर पे आना है, दिखना करंट लायबिलिटीज में, दिखना करंट में, वो भी लास्ट में बैलेंस शीट देख लेंगे पर पॉइंट्स मैं वहीं पे दिखाते जा रहा हूँ। फिर है ऐसी लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेज में इंक्लूड है 40,000 लोन एंड रिमेनिंग अमाउंट कंसिस्ट एडवांस टू स्टाफ दे रखा है 1,10,000 का। तो एक 40,000 का नॉर्मल लोन है, एक आपने किसको दिया हुआ एडवांस टू स्टाफ, तो वो लोन आपके पास में दिखा रखा है 40 एंड 110। तो यहाँ पे एक लोन 40 का है, एक एडवांस टू स्टाफ दे रखा है 110, दोनों दे रखे हैं। ये 40 वाले में एक पॉइंट बाद में आना है तो उसकी बात अलग है, अभी 40 अलग है बट एडवांस टू स्टाफ अलग है। अदर नॉन करंट एसेट 2 लाख के उसमें कंसिस्ट ऑफ कैपिटल एडवांस टू सप्लायर्स है, तो ये आपके पास में जो 2 लाख है आपके पास है ये उसने बोला है कैपिटल एडवांस है सप्लायर्स को, बस मैंने वो लिख के छोड़ दिया। फिर कहते हैं अदर करंट एसेट में इंक्लूड है 3.5 लाख करंट एसेट रिसीवेबल इन कैश, तो ये 3.5 लाख इन कैश है अदर करंट एसेट्स, और 50,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस है जो कि एफए नहीं होता क्योंकि फाइनेंशियल एसेट नहीं होता। अब इसके लिए 109 आना चाहिए, जो रिसीवेबल इन कैश है वो फाइनेंशियल एसेट है नहीं है क्योंकि उसके कैश होना आना है, वो तो आपके पास में खर्चे की एक्सेस पेमेंट है, ठीक है ना। फिर कहता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में इंक्लूड है डिविडेंड पेबल ऑफ 2 लाख, डिविडेंड पेबल हैड बीन एज अ रिजल्ट ऑफ द बोर्ड मीटिंग जहां पे डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड जो था वो हुआ, बट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इन द एनुअल जनरल मीटिंग। बेटा खुद बताओ मुझे डिविडेंड की एंट्री कब डलती है, व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन द एनुअल जनरल मीटिंग, तब राइट टू पे, तब आपके पास आ रही ऑब्लिगेशन टू पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर में हमारे पास वही चीज आ रही है, हमने तो लायबिलिटी दिखा दी, वो प्रोविजन दिख भी रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता, तो हमने वो जो दिखाया है वो गलत है, उसे खत्म करना पड़ेगा क्योंकि अब तक एजीएम हुई नहीं है।
तो आपके पास में हमें रिवर्स करना पड़ेगा। तो डिविडेंड पेबल को डेबिट करेंगे, जो 2 लाख का, उसको कहाँ ले जाएंगे, रिटेन अर्निंग में। तो आपके पास ये जो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दिख रहा है, इसमें डिविडेंड पेबल इंक्लूड है 2 लाख का टोटल में, ये उसने बोला। 2 लाख यहाँ से माइनस करेंगे और 2 लाख यहाँ पे रिटेन अर्निंग में, रिजर्व एंड सरप्लस में आपका ऐड हो जाएगा। बस ये बात हो रही है, ठीक है ना। फिर कहते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ शौर्य लिमिटेड हैज आल्सो प्रेजेंटेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट द कॉरेस्पॉन्डिंग रेलिवेंट आइटम। कुछ और आइटम्स की बात भी आ रही है। पीपी में क्लास ऑफ एसेट्स है एज ऑफिस बिल्डिंग्स, उस कैरिंग अमाउंट इज 10 लाख। However, the fair value of the office building as on the date of transition is estimated to be 15 lakh. Company wants to follow the revaluation model as its accounting policy inspect of PP for the first annual Ind AS financial statement. तो बेटा आपके पास आप रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करना चाहते हो, तो फॉलो करने के लिए आप फेयर वैल्यू लेके आओगे। फेयर वैल्यू लेके आने के लिए क्या करोगे, आप 10 लाख वैल्यू पे आज दिख रहा है और 15 लाख पे लेके आना चाहते हो, तो 5 लाख बढ़ानी पड़ेगी। 5 लाख बढ़ाने के लिए एंट्री क्या डालोगे, पीपी को डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। इसमें रिटेन अर्निंग मत बोलना, क्योंकि आप डीम्ड कॉस्ट के लिए या तो कैरिंग वैल्यू को लेके आओगे फिर कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आप फेयर वैल्यू को लेके आ रहे हो तो फेयर वैल्यू को लेके आने का मतलब आप रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हो। उस केस में कहाँ जाता है वो डिफरेंस, आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस में, रिवैल्यूएशन रिजर्व में, ठीक है ना। तो आपका पीपी टू रिवैल्यूएशन सरप्लस हो जाएगा। तो जो पीपी की वैल्यू होगी वो आपके पास में 5 लाख से बढ़ जाएगी और 5 लाख आपका इसी में रिवैल्यूएशन सरप्लस दिखेगा आपका उसमें अदर इक्विटी में, ठीक है ना, रिजर्व एंड सरप्लस में एक तरीके से बोल सकते हैं। फिर फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स ट्रांजिशन डेट पे कितने, 2.5 लाख। मैनेजमेंट इज रिलक्टेंट टू इनकॉर्पोरेट द फेयर वैल्यू चेंजेस, पर वो फेयर वैल्यू को इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाहते, तो इसे क्या करना है, इग्नोर, कोई एडजस्टमेंट। भाई लेके आना होगा फेयर वैल्यू पे तो बात करेंगे, लेके नहीं आना फिर तो पॉइंट ही खत्म हो गया। शौर्य लिमिटेड ने एक्वायर करते 80% शेयर है कंपनी में। एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड फ्यू ईयर्स अगो देयरबाय एक्वायरिंग द कंट्रोल अपॉन इट एट दैट टाइम। इट रिकॉग्नाइज्ड गुडविल एज पर द erstwhile AS by accounting the excess of consideration paid over the net asset acquired on the date of transition। फेयर वैल्यू एक्सरसाइज उस समय नहीं करी गई थी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो करा गया था उसके हिसाब से भाई हमने रीसेट नहीं करना, हमने अपने पास जैसे दिखा रखा वैसे ही है, तो कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं। कीपैड कॉस्ट वो जैसे दिख रहा है वैसे, यहाँ पे वैसे भी ना अगर देखोगे तो कोई वैल्यू की बात ही नहीं है कि आप कुछ कंप्यूटेशन के बारे में सोचोगे, जनरल ज्ञान दे रहा है कि जब हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन किया था तो हमने तब कॉस्ट के हिसाब से निकालते हुए अपने पास में डिफरेंस ऑफ कंसिडरेशन वर्सेस नेट एसेट करके गुडविल निकाल लीजिए। वैसे फेयर वैल्यू एक्सेस करनी है बंदे के हिसाब से, पर वो हम नहीं कर रहे, हमारे पास रिट्रोस्पेक्टिव नहीं कर रहे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके पास कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। फिर अगला ट्रेड रिसीवेबल में इंक्लूड अमाउंट ऑफ 20,000 एज अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेजर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियस गैप। तो कहता है हमने ट्रेड रिसीवेबल जो दिख रहा है उसके अंदर 20,000 किसका जुड़ा हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, ठीक है ना। नो एज पर द लेटेस्ट एस्टिमेट यूजिंग द हाइंडसाइट, प्रोविजन को रिवाइज करके लेके जाना है 25,000 पे। तो कहता है अब अगर हम देखते हैं तो उसको रिवाइज करके 25 पे लेके जाना है। बेटा प्लीज मैंने आपको बोला था प्रोविजन के लिए क्या बोलना है, प्रीवियस एस्टिमेट से लेने का है, तो प्रोविजन के लिए प्रीवियस एस्टिमेट्स वाला ही पॉइंट है। देखो क्वेश्चन 17 का पॉइंट डी मैंने बोला भी था, तो यहाँ पर मैं वही पॉइंट आ रहा है आपके पास में। तो यहाँ पर क्या है, वो आपके पास कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि 20 के हिसाब से 20 के हिसाब से ही रहने देना है, कुछ नहीं करना। तो प्रीवियस एस्टिमेट के हिसाब से ही आपके पास आना है, कोई न्यू का कंसीडर नहीं करना है, ठीक है ना। फिर अगला क्या पॉइंट आ रहा है अगला पॉइंट आपके पास आ रहा है, कंपनी ने एक लोन दिया था बेटा 1 लाख का टू एन एंटिटी फॉर अ टर्म ऑफ 10 ईयर्स 6 ईयर्स अगो। तो एक 10 साल का लोन दिया था, 6 साल पहले कंपनी ने लोन दिया था 1 लाख का, ठीक है, एंटिटी को। ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर इंकर्ड सेपरेटली, लोन कैरीज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%। प्रिंसिपल अमाउंट टू बी रीपेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स एट द ईयर एंड, इंटरेस्ट भी रीपेबल है ईयर एंड पे। फेयर वैल्यू लोन की कितनी है, ट्रांजिशन रेट पे 50,000 एज अगेंस्ट कैरिंग अमाउंट ऑफ द लोन, जो एट प्रेजेंट कितना दिख रहा है, 40,000। तो कैरिंग अमाउंट दिख रहा है 40, बट फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट लगाओगे तो उससे वैल्यू उसने खुद ही दे दी, वो दिख रही है 50। However, Ind AS 109 mandates for recognizing the interest income as per the effective interest method after adjustment of transaction cost. Management says it tedious task in the given case to apply the effective interest rate changes with retrospective effect and reluctant to apply the same retrospectively first time. तो बेटा हमारा जो FAFL के लिए है, अगर उसमें पॉसिबल नहीं होता है 109 रिट्रोस्पेक्टिव लगाना, इफ नॉट पॉसिबल टू कंप्यूट, तो जो फेयर वैल्यू है ट्रांजिशन रेट पे वही कैरिंग अमाउंट बन जाएगी, जो फेयर वैल्यू है ट्रांजिशन रेट पे वही कैरिंग अमाउंट बन जाएगी। तो यहाँ पे वही चीज़ आ रही है। तो आपके पास में रिट्रोस्पेक्टिवली आपके पास पॉसिबल नहीं था, तो फेयर वैल्यू विल बी द कैरिंग अमाउंट। तो फेयर वैल्यू कितनी है, 50,000, वही आपके पास में बन जाएगी। और आज वो दिख कितने पर है, 40 पे, तो बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा FA आपके लिए आपने लोन दिया हुआ है, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा 10,000 से और रिटेन अर्निंग में लेके जाओगे। तो आप क्या करोगे, जो ये लोन दे रखा था आपने 40 का था ना, उसमें 10 इंक्रीज करोगे तभी तो 50 पहुंचेगा, तभी तो फेयर वैल्यू विल बी द कैरिंग अमाउंट। और 10 आपका ये चला गया रिटेन अर्निंग में, 10 से बढ़ाया, ठीक है ना। अगला क्या है,
इन द लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एक 4,50,000 ऑफ का कंपोनेंट इज ड्यू टुवर्ड्स द स्टेट गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट लोन है एक प्रकार का। इंटरेस्ट पेबल है ऑन दी गवर्नमेंट लोन एट 4%, हाउएवर प्रिवेलिंग रेट इन द प्रेजेंट कितने 8%। फेयर मार्केट वैल्यू बेटा जो आपके पास लोन के वो स्टैंड करते हैं 4,20,000 ऑन दी रेलिवेंट डेट, तो एफएमवी आपके पास 4,20,000 है। अब प्लीज ध्यान सुनना, ये रेट बेटा एक तो पहली बात है आज का रेट है, ये फर्स्ट डे का नहीं है कि फर्स्ट डे से अपने पास 109 लगाऊं। अब रिट्रोस्पेक्टिवली यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि फर्स्ट डे का नहीं दे रखा, तो हम क्या बोलते हैं इस केस के अंदर में, प्लीज समझना, अगर आपके पास में नहीं लग सकता रिट्रोस्पेक्टिव, लग सकता है फिर तो बाइफर्केट रहता है, अगर नहीं लग सकता तो उस केस में जो कैरिंग अमाउंट है वही कैरिंग अमाउंट बन जाएगा और आगे से 109 लगा देना। यहाँ फेयर वैल्यू नहीं है जो कैरिंग अमाउंट है वही आगे के लिए कैरिंग अमाउंट बन जाएगा। तो कैरिंग अमाउंट आपके पास कितना है 4.5 लाख है। कैरिंग अमाउंट एज पर देस विल बी द कैरिंग अमाउंट एज पर इंडियस। तो गवर्नमेंट लोन एंड कंसेशनरी इंडियस 20 एंड 109 वाला है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि जितने भी दिख रहे हैं 4.5 लाख में उतने भी दिखेगा, 4,20 का कोई रोल नहीं है, 4,20 का कोई रोल नहीं है। FAFL में बोला हुआ है गवर्नमेंट लोन के अंदर में जो कैरिंग अमाउंट है वही गवर्नमेंट लोन वाले केस में जो कैरिंग अमाउंट दिख रहा है वही आगे का कैरिंग अमाउंट बन जाएगा और आगे से लग जाएगा। FAFL में था जो फेयर वैल्यू है वो कैरिंग अमाउंट बन जाएगी, तो इसलिए डिफरेंस आ रहा था, ठीक है ना। अच्छा, फिर अंडर प्रीवियस गैप म्यूचुअल फंड्स फॉर मेजर्ड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इज लोअर। इन डेज में इनको अपने पास FVTPL पे लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड्स एज पर प्रीवियस गैप इज 2 लाख जो करंट में दिख रहा है, जबकि इनकी वैल्यू ट्रांजिशन डेट पे कितनी है 230। तो बेटा क्या करना पड़ेगा 2 लाख से 230 पे लेके आना है, तो 30 से बढ़ाना है क्योंकि हमने तो फेयर वैल्यू पे दिखाना है अपने पास में, और जो भी इंक्रीज डिक्रीज होता है वो PL के थ्रू करना होता है आगे से FVTPL। अभी के लिए क्या करेंगे क्योंकि ये ट्रांजिशन वाला है तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, डेबिट करेंगे और डिफरेंस का जाएगा रिटेन अर्निंग में जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट टू रिटेन अर्निंग 30,000। तो जो भी इन्वेस्टमेंट है आपके पास में ये करंट इन्वेस्टमेंट दिख रही है उसमें है, फाइनेंशियल है तो आपका 30 बढ़ जाएगा और आपके पास में कहाँ बढ़ जाएगा रिटेन अर्निंग में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। फिर कहते हैं इग्नोर सेपरेट कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स ऑन दी अबव, वो कहता है इंडिविजुअली नहीं निकालना, अलग अलग से करके। एज्यूम जो नेट डेफर्ड टैक्स इनकम है, इनकम मतलब फायदा, फायदा मतलब एसेट, टू बी 50,000 ऑन अकाउंट ऑफ इंडिया ट्रांजेक्शन। कहता है सारी चीजों का अपने पास खुद मत निकालो, खुद ही निकाल के दे दिया तो डेफर्ड टैक्स का इम्पैक्ट है 50,000 का फायदा, मतलब DTA आपके पास में है टू रिटेन अर्निंग होगा, ठीक है ना। ये आपका क्योंकि ट्रांजिशन वाला है तो PL मत बोलना, तो DTA टू रिटेन अर्निंग होगा फायदा है। अब यहाँ पे रिटेन अर्निंग तो 50 से बढ़ेगी। अब DTA एसेट साइड पे दिखेगा, पर मजे की बात क्या यहाँ ना पहले से डिटेल दिख रहा है और हम DTA को नेट करके दिखा दें तो 50 यहाँ से माइनस हो जाएगा, जो पहले से डिटेल दिख रहा है क्योंकि हमने DTA करना है तो माइनस हो जाएगा ना, ठीक है ना। अगर ये ना दिख रहा होता तो एसेट साइड पे मैं DTA दिखा रहा होता, या DTA होता है एसेट साइड में तो ऐड कर देता 50, पर यहाँ पे DTL है तो उसमें से माइनस हो जाएगा और 50 आपका ऐड हो जाएगा। अब इसी के बेस पे बेटा आपके पास प्लीज समझो हमारे पास बस वो बैलेंस शीट बन जानी है एज पर द इंडियस, ठीक है ना। तो पहले क्या वैल्यू थी एडजस्टमेंट्स और इंडियस, तो चाहे वो PP की वैल्यू थी, PP की वैल्यू आप देखोगे हमने 5 लाख से बढ़ाई थी वो, तो 20 लाख प्लस 5 लाख करके आ जाएगी। गुडविल अलग से इंटेंजिबल एसेट है, फाइनेंशियल एसेट्स में दिखा दिया जो भी चीज़ आ रही है। नॉन करंट एसेट में कैपिटल एडवांसेज है, करंट एसेट में इन्वेंट्री है, वो उनमें कोई चेंज नहीं है। हाँ लोन वाले में था 10,000 का क्योंकि उसका जो फेयर वैल्यू थी वो बनती है कैरिंग अमाउंट आगे के लिए, तो 40 पे दिखा रहे थे 10 से बढ़ाना था, ठीक है ना। बाकी आपके पास ये इन्वेस्टमेंट में 30 इसका था जो हम उसे अभी इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू बढ़ाई थी सेकंड लास्ट पॉइंट में 30 से। बाकी चीज़ें आ जाएगी अदर एसेट्स। इधर आपके अदर इक्विटी में रिटेन अर्निंग है, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, सारे हमने प्लस माइनस दिखा देते, और एक रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आ जाएगा, वो अलग से आ जाएगा जो हमने PP की वैल्यू बढ़ाई रिवैल्यूएशन मॉडल की वजह से, तो वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाता है, ठीक है ना। बाकी आपकी लायबिलिटीज आ गई, नॉन करंट FL उसमें आ गई, लॉन्ग टर्म बोरिंग, और बाकी लॉन्ग टर्म प्रोविजन डेफर्ड टैक्स अलग दिखता है, वो नेट करके दिख जाता है। और करंट लायबिलिटीज में FL अलग दिख रही है, ट्रेड पेबल अदर लायबिलिटीज वगैरह, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन अदर करंट अलग दिख रहा है, स्टेट टू ड्यूज वगैरह। बस वो सेग्रीगेशन सही करें। देखो बैलेंस शीट जो बनेगी एज पर इंडेक्स बनेगा, और इंडेक्स में क्या है नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी है, फाइनेंशियल वाले अलग दिखने बाकी अलग दिखने, ऐसी नॉन करंट एसेट करंट एसेट में फाइनेंशियल एसेट अलग दिखने बाकी अलग दिखने, वो थोड़ा सा अलग ध्यान से देखना है। अब ये क्वेश्चन हमने इस इंडेक्स में भी करते हैं, वैसे बाकी इंडेक्स में भी कई जगह बैलेंस शीट बनाते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो बहुत जगह आप इस तरीके की बैलेंस शीट बनाते हैं, मतलब एज पर द इंडेक्स जो है राइटिंग प्रैक्टिस होगी तो बेटर रहेगा। मेन पॉइंट समझना था तो मैंने पॉइंट्स आपको एक एक करके सारे समझा दिए, ठीक है ना। अगला बेटा मेरा एक पॉइंट जो आता है वो आता है इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर इन CFS। कौन सा आ रहा है इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर इन CFS। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। पॉइंट क्या है बेटा, हमारे पास में जब हम AS की बात करते हैं
तो एएस में AS27 हुआ करता था, हुआ क्या करता था मतलब है, मतलब एएस के अंदर अगर मैं बात करूँ तो AS27 है, जो कि एक कॉन्सेप्ट देता है जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी के अंदर में, जॉइंट वेंचर वाले स्टैंडर्ड के अंदर में, वो बोलता है प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन मेथड लगेगा। मतलब बेसिकली क्या, अगर जॉइंट वेंचर कोई है तो उस केस में जो आप सीएफएस बना रहे हो तो आपका जितना हिस्सा है शेयर इन द एसेट लायबिलिटीज वो आपके पास अप्लाई करा जाता है जेवी के अंदर में, शॉर्ट में पीसीएम बोलते हैं। जबकि हमारा इंडेस के अंदर में इंडेस 111 है जॉइंट अरेंजमेंट का। अब वो यहाँ पे इसे दो हिस्सों में बांटता है, वो डेफिनेशन है जो हम इंडेस 111 में सीखते हैं, जो कहते हैं या तो जॉइंट ऑपरेशन है या वो जॉइंट वेंचर है। अगर वो जॉइंट ऑपरेशन है तो प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन मेथड लगता है, पर अगर वो जॉइंट वेंचर है तो इक्विटी मेथड लगता है। वो इंडेस 28 था, जो एसोसिएट में भी लगता है और जॉइंट वेंचर में भी लगता है इक्विटी मेथड, जो हम इंडेस 28 में सीखते हैं। यहाँ पे यही लग रहा होता था प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन, ठीक है ना। अब सिनेरियो 1 क्या है, एएस के अंदर में प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन है, इंडेस में जॉइंट ऑपरेशन है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां तो प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन, इधर भी प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन। पर अगर यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन जो लगा रहे थे उसे हटाना पड़ेगा और अब इक्विटी मेथड लगाना पड़ेगा। तो इन डेज में रादर देन रिकॉर्डिंग एसेट लायबिलिटीज ऑफ द जेवी, जो हम उसका प्रोपोर्शनल शेयर दिखा रहे थे वो हटाना पड़ेगा और उसकी वजह इन्वेस्टमेंट इन जेवी दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। रिकॉर्ड या शो करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट इन जेवी एज अ पार्ट ऑफ द इक्विटी मेथड, हमें इक्विटी मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब उसके नाम का एक एक एसेट एक एक लायबिलिटी वगैरह करके दिखा रहे थे वो हटा देंगे और सीधा दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट इन जेवी। तो आपके पास जैसे वो वैल्यू किस पे दिखता है, तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन जेवी इन सीएफएस कैसे आती है बेटा, ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जो भी एसेट्स की वैल्यू है जेवी के एज पर पीसीएम माइनस कर देंगे जो भी लायबिलिटीज की वैल्यू। मान लो एएस के अंदर में पीसीएम मेथड के हिसाब से जेवी की जो वैल्यूज दिख रही है वो एसेट्स इतने दिख रहे हैं, लायबिलिटीज दिख रही है, गुडविल इतनी दिख रही है। अब हमने क्या करना है, इक्विटी मेथड के अंदर इन सारों की जगह एक ही वैल्यू दिखानी है, इन्वेस्टमेंट इन जेवी, और वो कैसे आ जाएगी, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज प्लस गुडविल, बस करके वैल्यू आ गई, वो वैल्यू पे दिख जाएगा, वो वैल्यू पे दिख जाएगा। तो वो अकलौता अपना अपना एसेट अपनी अपनी लायबिलिटी ऐसे करके अलग गुडविल नहीं दिखेगी, वो एक ही वैल्यू दिखेगी इन्वेस्टमेंट इन जेवी, वो एक ही वैल्यू दिखेगी। यही यहाँ पे बात बोली गई है, एक बार पढ़ देता हूँ फिर इसका एक क्वेश्चन भी अच्छा वो कराता हूँ। एज पर द प्रीवियस गैप AS27 इट इज अकाउंटेड एज पर प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन मेथड एंड इंडेस 111 के हिसाब से वो इक्विटी मेथड लगता है। डी रिकॉग्नाइज करना है प्रोपोर्शनेट शेयर, तो जो प्रोपोर्शनेट शेयर दिखा रहे हैं उन्हें हटा देना, डी रिकॉग्नाइज कर देना जो भी प्रोपोर्शनेट शेयर एसेट लायबिलिटीज के जेवी पे दिखा रहे हैं इस पर पीसीएम। रिकॉग्नाइज करना इन्वेस्टमेंट इन जेवी को इन सीएफएस ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन एस, रिकॉग्नाइज क्या करना है, इन्वेस्टमेंट इन जेवी करके दिखाना है सीएफएस में, ठीक है ना। और वो कैसे आएगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स, एसेट माइनस लायबिलिटीज जेवी की जो भी है, और प्लस गुडविल की वैल्यू जो प्रोपोर्शनेट आ रही है वो करके टोटल वैल्यू दिख जाएगी। हाँ, गुडविल की निकालने की वैल्यू को लेके क्वेश्चन एक दिखाता हूँ और पूरा क्वेश्चन एक बार देखते हैं कैसे करा जाता है। तो क्वेश्चन है आरटीपी का, क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या दिया है। एक्सवाइजेड प्राइवेट लिमिटेड से कंपनी रजिस्टर्ड है, कंपनी सेक्ट बेटा, कंपनी डिसाइड किया वॉलंटरी अडॉप्ट इंड एस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2, ट्रांजिशन डेट 1 अप्रैल 1 है। इनकी एक होली ओन्ड सब्सिडियरी और एक जॉइंट वेंचर भी है। आप क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रखे हैं 31 मार्च 2, 31 मार्च 1। हमें बेटा मतलब किससे, डेट ऑफ ट्रांजिशन वाली से, इस वाली से, इससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें अगर देखोगे यहाँ पर मैं उसने बोला है कंपनी हैज एंटर्ड इनटू जॉइंट अरेंजमेंट बाय एक्वायरिंग 50% ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, प्रेजेंटली द सेम हैज बीन अकाउंटेड एज पर प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन मेथड। तो हमने AS27 लगाया होगा, AS27 में प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन था, तो प्रोपोर्शनल शेयर एसेट लायबिलिटीज के उसने बता दी जो सीएफएस में जुड़े हुए हैं, तो कौन कौन सी वैल्यू कितनी कितनी जुड़ी हुई है इसमें बता दी। अब ये दे रखी टोटल, इसके अंदर उस जॉइंट वेंचर के कितनी कितनी वैल्यूज है वो बता दी। तो जैसे पीपी की 1200 है तो मैंने पीपी के सामने देखो क्या किया, 1200 माइनस कर दिया, वो हटानी है ना उसको, तो वो आ गया। ऐसे आपके पास लॉन्ग टर्म, लो एडवांस, ट्रेड रिसीवेबल, अदर करंट, ऐसे ये लायबिलिटीज के ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म। तो ये 4 एसेट्स में थी 1200, 405, 280, 50 और 2 लायबिलिटीज की है। तो इनके नाम का क्या क्या एसेट और लायबिलिटी दिख रहा है वो हमने बता दिया, ठीक है। हमें कह रहा है ये आपका जॉइंट वेंचर है एज पर आपके पास इंडेस 111, सजेस्ट दी एडजस्टमेंट क्या करनी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। तभी सबसे पहले क्या इसको अपने पास इग्नोर करना है, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट जो आ रही है वो वाली देखनी है। अब इसके अंदर में सबसे पहले हमें निकालनी है बेटा इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर जो ट्रांजिशन डेट पे दिखाना है। तो क्या करना है, एसेट्स इन द जेवी एज पर प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन, तो एसेट चारों को ऐड कर दो, एसेट्स आ गई। लायबिलिटीज जो है 2 से माइनस कर दिया, ये लायबिलिटीज माइनस कर दी। मेन है जो गुडविल ऑफ जेवी है वो भी दिखानी है। अब गुडविल कैसे आ रही है बेटा, इस टोटल गुडविल के अंदर में, ये तो गुडविल टोटल है, इसमें से आपके पास में जो टोटल गुडविल है इसमें से ये वाली कितनी है, मतलब जेई वाली कितनी है, तो उसे निकालने का तरीका है यूनिटरी मेथड। सिंपल सी बात है, यूनिटरी मेथड लगाना है। यूनिटरी मेथड का मतलब क्या हुआ,
आप क्या करेंगे, टोटल जो गुडविल दिख रही है इनटू कैरिंग अमाउंट लेंगे नेट एसेट्स ऑफ द जेवी, मतलब आपके पास ये और ये नेट एसेट्स ये है जेवी के, डिवाइडेड बाय टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ द सेम नेट एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल। तो आपने क्या करना है, जो आपके ये वाले नेट एसेट्स है तो जेवी के हैं, इसकी वाली तो निकल गई, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज करके ये जेवी वाले के आगे डिवाइड बाय में कर रहे हैं उन्हीं का, मतलब ये जिनका था उन्हीं की बात करनी है, उन्हीं के एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करना है डिनोमिनेटर में, पर गुडविल को मिला के, तो टोटल एसेट्स लेने हैं माइनस टोटल लायबिलिटीज किया, वही वाले जिनका न्यूमरेटर में है, बाकी नहीं लेने, जिनका न्यूमरेटर में है और गुडविल भी लेनी है क्योंकि वो भी तो पार्ट है। उससे वैल्यू निकल के आएगी कि गुडविल की कितनी वैल्यू ऑफ द जेवी, गुडविल की कितनी वैल्यू ऑफ द जेवी प्रोपोर्शनेट, तो वो वैल्यू आपकी बन जाएगी और आपके पास इन्वेस्टमेंट इन जेवी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जेवी की निकल के आ जाएगी। अब बस क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ये जो इंडिविजुअल वैल्यूज थी ये सारी हटा देनी है, इवन गुडविल से भी उतना माइनस कर देना, और उसकी बजाय एक सिंगल लाइन आइटम आ जाएगी इन्वेस्टमेंट इन जेवी। इस सारे में मेन खेल इस गुडविल को निकालने का ही है, जिसको लेके मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया, टोटल गुडविल इनटू कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स ऑफ जेवी ऑफ कंसोलिडेटेड इन सीएफएस डिवाइड बाय कैरिंग अमाउंट ऑफ द सेम नेट एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल इन सीएफएस। ठीक है ना, तो बस ये देखो बैलेंस शीट बन गई, तो एडजस्टमेंट्स करनी है, बस वो उतना उतना हटा देना है, और ये देखो ये आपकी जगह उसकी जगह क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन जेवी, वो आपके पास इन्वेस्टमेंट इन जेवी अलग से दिख गया, बस वो आपकी बैलेंस शीट ऐसे बन जानी है, बस और कुछ नहीं है। बाकी आसान है, बाकी क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। मेन आपके पास वही निकालना था जरूरी, विच इज द गुडविल की वैल्यू जो आ रही थी, और फिर उसी के बेस पे उसके नाम से टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज प्लस गुडविल करके उसकी वैल्यू आ जाती इन्वेस्टमेंट इन जेवी, तो वो एसेट वो लायबिलिटीज हट जाएंगे, गुडविल उतने से कम हो जाएगी, उसकी बजाय क्या दिख जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन जेवी अलग से आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन जेवी अलग से आ जाएगा। बस क्या है, समझ आया? यस सर, ये क्लियर हो जाता है। अब आपके पास बेटा दो एक क्वेश्चन इस प्रकार के कराने जा रहा हूँ, जो हमने बातें सीखी उसी को लेकर ना कुछ एक रिकंसिलेशन बनती है और कुछ पॉइंटर्स भी है। दो क्वेश्चन ऐसे और ऐसा क्वेश्चन आया था 5 एक नंबर का पेपर में भी, आसान आता है, आसान क्वेश्चन आता है। पहले क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल सिमिलर, एक कर लिया, अगले वाला 20 हो जाएगा, उसमें बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। माथुर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैज टू प्रेजेंट हिज फर्स्ट फाइनेंशियल्स अंडर द इंड एस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 3, ट्रांजिशन डेट दे दी 1 अप्रैल 1। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर मेड अपॉन द ट्रांजिशन टू इंड एस। कंपनी ऑप्टेड टू फेयर वैल्यू ऑफ इट्स लैंड एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन, तो फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड 1 अप्रैल को कितनी है, 10 करोड़। कैरिंग अमाउंट कितना दिखा रहे हैं बेटा, एग्जिस्टिंग कैप में 4.5 करोड़, तो हमें कितने से बढ़ाना पड़ेगा, 4.5 से 10 करोड़ पे लेके आना है, तो 5.5 करोड़ से बढ़ानी पड़ेगी वैल्यू, तो इफेक्टिवली ये एंट्री डल रही है लैंड टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है ना। कंपनी हैज रिकॉग्नाइज्ड अ प्रोविजन फॉर प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ 60 लाख एंड रिलेटेड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ऑफ 18 लाख ड्यूरिंग द ईयर एंडेड। इट वाज रिटर्न बैक ऑन दी ओपनिंग बैलेंस शीट, तो आपने जो प्रोविजन बनाई थी प्रपोज डिविडेंड वगैरह की, वो तो बननी नहीं होती, और ना उसका डीटी कोई, वो तो वैसी वॉलेज है, तो कहता है उसको हटा दो। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, आपके पास प्रोविजन डेबिट कर देंगे टू रिटेन अर्निंग, तो 78 लाख होगा ना, 60 + 18, तो वो हटाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे और रिटेन अर्निंग बढ़ा देंगे। फिर कंपनी फेयर वैल्यूज इट्स इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन, इंक्रीज आ रहा है फेयर वैल्यू का 75 लाख का, तो इंक्रीज का मतलब क्या है, एंट्री डली होगी इन्वेस्टमेंट टू रिटेन अर्निंग 75 लाख 0.75। कंपनी है इक्विटी शेयर कैपिटल है 80 करोड़ की, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है 25 करोड़ का। रिजर्व एंड सरप्लस कितने ट्रांजिशन से पहले 95 करोड़ के, जिसमें 40 करोड़ का जनरल रिजर्व है, 5 करोड़ का कैपिटल रिजर्व है आपके पास, और बाकी रिटेन अर्निंग के नाम का दिख रहा है, वो आ गया डिफरेंस 50 करोड़ जो बचा हुआ है। आइडेंटिफाई किया कि जो प्रेफरेंस शेयर है वो सारे एफएलई है, तो ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिख रही है सारी की सारी क्या है, एफएलई है। ठीक है ना, 109 के हिसाब से सारी एफएलई है। ठीक है ना। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ टोटल इक्विटी एंड अदर इक्विटी एज ऑन 1 अप्रैल 1 आफ्टर ट्रांजिशन टू इंड एस, तो टोटल इक्विटी की कितनी वैल्यू होगी ट्रांजिशन के बाद, और रिकंसिलेशन भी बना दो टोटल इक्विटी के एज पर एएस एंड एज पर द इंड एस जो बनाई जाती है, तो रिकंसिलेशन जो देनी होती है वो भी बना दो। अब इस केस में बेटा क्या करना है, देखो सबसे पहले आ रहा है बैलेंस ऑफ टोटल इक्विटी ट्रांजिशन डेट पे एज पर इंड एस, तो उसमें इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा 80 करोड़ का, प्रेफरेंस तो आएगा नहीं क्योंकि वो तो एफएल में चला जाएगा, फाइनेंशियल एबिलिटी वो तो, और अदर इक्विटी में क्या क्या है, जनरल रिजर्व तो आपका 40 करोड़ का ही, 5 करोड़ का कैपिटल रिजर्व है, ये दोनों तो है। मेन आ गया रिटेन अर्निंग्स, अब रिटेन अर्निंग्स 50 करोड़ का तो वैसे है जो पहले से दिख रहा है। अब आ गया पॉइंट्स का, एक तो जो लैंड की वैल्यू बढ़ाई 5.5 वो आ गया, फिर आपके पास एक प्रपोज इवेंट रिवर्स किया 0.78 करोड़ का, और एक इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाई, तो ये दोनों करके आ गए। अब ये लॉजिकली इसमें मैं बोलूँ
दिखाया इंस्टीट्यूट ने आंसर, पर इसमें हल्का सा टेक्निकल फ्लॉ है जो मैंने लिखा हुआ बच्चों के लिए। आईसीए ने 5.5 रिटेन अर्निंग में ही ऐड किया हुआ है, जबकि आपके पास अलग से दिखना चाहिए रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से, वो अलग से दिखना चाहिए, पर उन्होंने इसे रिटेन अर्निंग का पार्ट ही बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो एक आपके पास ये बन गया। एक आते बेटा जो रिकंसिलिएशन बनानी होता है, रिकंसिलिएशन के एज पर पहले एएस में क्या दिख रहा था, इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व सरप्लस, ये एएस में थी। अब इससे जब इंडेस में पहुंचना है, इंडेस वाली वैल्यू से मैच कराना है, तो आपने क्या क्या किया सर, एक तो हमने इसमें से प्रेफरेंस को हटा दिया, क्योंकि प्रेफरेंस तो एफएल का पार्ट बन गई, तो प्रेफरेंस को तो हटा ही दिया, वो तो एफएल है, वो तो पूरा ही गायब हो गया। और एक जो आपने इस रिजर्व एंड सरप्लस में किन किन चीज़ों को इफेक्ट फॉर किया, इतनों को ले लो, तो ये सारी चीज़ें आपने बता दी, वैल्यू बढ़ाई, प्रपोज यूनिट रिवर्स की, और ये बस वो करके आपने वैल्यू को मैच कर दिया। तो एक है एएस के अंदर में इक्विटी की कोई दिक्कत नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल तो अभी भी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस नहीं आता ना, तो वो हटाना है। और जो रिजर्व एंड सरप्लस में आपने जो भी चेंजेस करे उनका इफेक्ट, तो ये आपके पास बन जाएगी रिकंसिलिएशन बिटवीन टोटल इक्विटी एज पर एएस एंड इंडेस, जो प्रेजेंट करी जाती है ओपनिंग में। तो शेयर कैपिटल इक्विटी प्लस प्रेफरेंस रिजर्व सरप्लस, ये एज पर दी एएस है, माइनस कर देंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर वो एफएल है, और जो ट्रांजिशन एडजस्टमेंट्स है अदर इक्विटी में, रिटेन अर्निंग में जो भी अदर एडजस्टमेंट्स है, वो करके आपके पास रिकंसाइल हो जाएगा एएस वर्सेस इंडेस। तो ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में आता है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है। ये तो 8 नंबर का ही आया है, सिमिलर क्वेश्चन है 23 जैसे, बस एक पॉइंट है सी पॉइंट, मैं सिर्फ उतने को बताता हूँ। सी पॉइंट में क्या लिखा है, कंपनी का नॉन इंटीग्रल फॉरेन ब्रांच है इन अकॉर्डेंस विद एएस 11 एंड रिकॉग्नाइज द बैलेंस ऑफ 2 लाख एज अ पार्ट ऑफ द रिजर्व्स। फर्स्ट टाइम एडॉप्शन में कंपनी ने इंटेंट क्या वेल करेंगे, एग्जम्पशन रीसेट कर देंगे क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन डिफरेंस को 0। तो बस जो भी डिफरेंस दिख रहा है बेटा फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, वो 2 लाख कहाँ चला जाएगा, वो रिटेन अर्निंग का पार्ट बन जाएगा, उसे रीसेट टू 0 करना है। इसकी इंडिविजुअल एंट्री तो मैंने समझाई थी आपको एक जगह, ये कंपनी का ऑप्शन होता है कि क्या कर सकती है, जो भी फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व है इसे कहाँ लेके जा सकते हैं, सीधा रिटेन अर्निंग में, क्यों, वो रीसेट टू 0 करना चाहते हैं। तो बस यही है, बाकी सारे पॉइंट सेम है, तो वो मुझे रिपीट करने की लोड नहीं है, आंसर दिया हुआ है आपके पास में। तो वो आपके पास 2 लाख से आपके पास देखोगे तो रिटेन अर्निंग का बैलेंस बढ़ाया हुआ है, वो यहाँ पे भी आया हुआ है और ऑब्वियसली रिकंसिलिएशन वाले में भी आया हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आसान है, वो आपके पास टिक ही कर रखा है, इजिली हो जाएगा, ठीक है ना। अगला आता है बेटा एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन बड़े जो हमारे क्वेश्चन से अंडरस्टैंडिंग आपके पास बढ़ेगी, जो आपके पास आए हुए भी है, ठीक है ना। तो ये आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन है, पेपर में भी आया हुआ ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ, पेपर में जो आया था इसमें 6 इशूज है, पेपर में जब आया था तो कुछ ही इशूज मांगे थे, 2 ही मांगे थे इसमें से, ठीक है ना। अब ये किस टाइप का क्वेश्चन है, आपने इसमें 6 इशूज दे रखे, अलग अलग मुद्दे रेज कर रखे, पॉइंट है। तो उसमें आपके पास क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई करें फॉलोइंग इशूज जिनके आपसे अटेंशन मांग रहा है कि क्या होगी। जैसे पहला है, पार्ट ऑफ पीपी कंपनी हैज डिसाइडेड टू मेजर लैंड एट इट्स फेयर वैल्यू एंड वांट टू यूज दिस फेयर वैल्यू एज द डीम्ड कॉस्ट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन। तो डीम्ड कॉस्ट, हमें फेयर वैल्यू को क्या माना चाहते हैं, डीम्ड कॉस्ट। कैरिंग वैल्यू लैंड की कितनी है, 5 लाख है, और लैंड को एक्वायर किया था 5 लाख में, फेयर वैल्यू जबकि कितनी है आज इसके 8 लाख। तो हम फेयर वैल्यू को बनाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा सर, 3 लाख से लैंड को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे पास जो दिया गया है वो ये बोला गया है कि आप डीम्ड कॉस्ट मान सकते हो, या तो कैरिंग अमाउंट को, तो फेयर वैल्यू को। फेयर वैल्यू को मानेंगे तो 8 लाख विल बी द डीम्ड कॉस्ट, ठीक है ना। और उस केस के अंदर में आपको लैंड की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी 3 लाख से, तो आप इंक्रीज करेंगे, तो एंट्री बन जाएगी आपके पास लैंड टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है ना। अब आपके पास ना क्वेश्चन बोला भी है, आप इंडेस इंपैक्ट एनालिसिस रिपोर्ट बनाओ फॉर प्रेजेंटेशन टू द मैनेजमेंट। एक तो इंपैक्ट रिपोर्ट बनानी है, तो रिपोर्ट का मतलब क्या, एएस क्या कहता है, इंडेस क्या कहता है, हमें क्या करना है, इंपैक्ट क्या होगा, ये रिपोर्ट हो गई, ठीक है ना। वेरिन यू आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस द कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंसेस बिटवीन अर्लियर एंड इंडेस अगेंस्ट ईच आइडेंटिफाइड इशू, हर के इशू के बारे में बताएंगे, और एंट्री भी डाल देना। तो इसमें बताना क्या बेटा, इंग्लिश है बस थोड़ी सी। देखो एएस के अंदर में क्या है, जैसे एज पर एएस 10 पीपी आपके पास उसको किस पे दिखाते हैं, कॉस्ट लेस, ये नियम लिखना है कि एएस क्या बोलता था। एएस नंबर नहीं भी याद कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इंडेस क्या कहते हैं, इंडेस 101 अलाउ करता है कि आपके पास में ट्रांजिशन रेट पे फेयर वैल्यू को ही जो आपके पास है क्या ले सकते हैं, आपके पास कैरिंग वैल्यू, दैट इज वो आपके डीम कॉस्ट मानी जा सकती है, ठीक है ना। तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, फेयर वैल्यू को अपने पास जब डीम कॉस्ट मानेंगे तो 3 लाख से बढ़ानी पड़ेगी वैल्यू, और उसकी एंट्री क्या डालेगी, पीपी टू रिवैल्यूएशन सरप्लस 3 लाख से। बस ये आपके पास ऐसी रिपोर्ट बनानी है और एंट्री डालते जानी है, और एंट्री डालते जानी है, बस ये करना। मेन क्या है उसमें, एंट्री। अगर पता है पॉइंट क्या बोल रहा हूँ उसकी एंट्री के, फिर तो इंग्लिश लिख जाएगी ना, ठीक है। जैसे अगला क्या है, अंडर इंडेस कंपनी हैज डेजिग्नेटेड म्यूचुअल फंड्स एज इन्वेस्टमेंट्स एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस। वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड्स एज पर प्रीवियस गैप वाज 4 लाख रुपीज एट कॉस्ट। However, fair value of mutual funds on the date of transition was rupees 5 लाख। तो कहता है पहले 4 लाख दिखा रहे थे, हम उस पर दिखा रहे थे कॉस्ट पे, अब उसका फेयर वैल्यू पे लेके आना है 5 लाख को, तो 1 लाख से बढ़ाना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बनेगी, अब सीधा एंट्री पे आता है, ये वाली एंट्री होगी हमारी। सेकंड क्या है, इन्वेस्टमेंट टू रिटेन अर्निंग, 1 लाख से बढ़ाना है, बढ़ाने के लिए क्या है, सीधा रिटेन अर्निंग में जाएगा इशू 2 का, ठीक है ना। इसमें बस ये रिपोर्ट ही बनानी है, एज पर एएस इंडेस इंपैक्ट करके दिखाना है,
वो आपके पास मैंने ना सारों के डाल दिए, आपने पढ़ना चाहते पढ़ सकते हो वो क्वेश्चन वाला, बट मैं अब सिर्फ आपको एंट्री वाला पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। तीसरा क्या है, कंपनी लोन लिया और एंट्री से, लोन कैरीज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% एंड इट हैड इंकर्ड सर्टेन ट्रांजैक्शन कॉस्ट व्हाइल ऑब्टेनिंग द सेम। कैरीड एट द कॉस्ट पे दिखा रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट को रीपे करना है। फेयर वैल्यू लोन ऑन दी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 1,80,000 है, एज अगेंस्ट कैरिंग अमाउंट कितना है 2 लाख। तो 2 लाख का दिख रहा है, हम उसे 180 पे लेके आना है। तो 20 से कम करने के लिए क्या करेंगे बेटा, लोन को 20 से कम करना है, तो लोन को डेबिट करेंगे टू रिटेन अर्निंग, ठीक है ना। 2 लाख से 180 पे लेके आना है, लोन लिया। बताओ फोर्थ में क्या है, डिविडेंड डिक्लेयर क्या होता है 30,000 लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, आपके पास में डिडक्ट कर दिया था अकाउंटेंट ने कंपनी के रिजर्व सरप्लस में और उसे प्रोविजन में दिखा दिया था। अभी सिर्फ बोर्ड ने क्या था, अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ था एजीएम में, तो जब एजीएम में नहीं आया आप कैसे कर सकते हो डिविडेंड, तो रिवर्स करेंगे ना, तो वो 30,000 आपके पास में जो दिखा रखा है प्रोविजन में उसे रिवर्स करेंगे, तो प्रोविजन टू रिटेन अर्निंग। क्योंकि लायबिलिटी कब अराइज होगी, ऑब्लिगेशन जब आपका डिक्लेयर इन एजीएम होगा, वो एजीएम हुई नहीं, तो जब पहले एंट्री डाल चुके उसको हटाएंगे, ठीक है ना। फिर अगला, कंपनी ने इंटेंजिबल एसेट एक्वायर किया था ट्रेडमार्क 250 का, कंपनी अज्यूम्स टू हैव इंडेफिनिट लाइफ, फेयर वैल्यू कितनी है इसकी बेटा 3 लाख। However, कंपनी वांट्स टू कैरी एट 250 ओनली, 2.5 लाख का खरीदा था, हम कह रहे 2.5 पे ही दिखाएंगे, ये तो कोई दिक्कत ही ना, क्योंकि आप कैरिंग अमाउंट को भी तो अपने पास में डीम कॉस्ट ले सकते हो ना, यस। तो आप 2.5 पे दिखाना चाहते हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, इसलिए नो एंट्री। और एक और क्या है, आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द पॉसिबल इफेक्ट डेफर्ड टैक्स का इंपैक्ट जो आ रहा है 25 आ रहा है, अमाउंट विल फर्दर इंक्रीज द पोर्शन ऑफ द डीटीएल, लायबिलिटी बढ़ेगी, तो लायबिलिटी बढ़ेगी आपके पास में तो होगा रिटेन अर्निंग टू डीटीएल, प्लीज पीएल मत बोलना, ये ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन का है। डिटेल बढ़ाने के लिए, लायबिलिटी बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे और रिटेन अर्निंग को डेबिट करेंगे, तो एंट्री होगी रिटेन अर्निंग टू डीटीएल, ठीक है ना। तो ये 6 एंट्रीज आपके पास बन जाएगी इस पर्टिकुलर की, आपका इजीली हो जाएगा। बाकी मैंने यहाँ पे सारे बाकी भी डाल दिए आप लोगों के लिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए, ठीक है ना। वन मोर जो क्वेश्चन बेटा यहाँ पर आपके पास आता है इस वाले में, जो और कराना बनता है आप लोगों के साथ में, वो एक एमटीपी का है। जी लिमिटेड ऑपरेट्स ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन फैसिलिटीज, it is preparing its transition date opening balance sheet as per Ind AS. There is a significant decommissioning obligation in connection with several oil fields. Previous gap did not require the obligation to be recognized. Discuss the treatment of decommissioning obligation as per the relevant Ind AS. तो बेटा उसने बोला कि अब आपके इंडिया 16 में पढ़ते हैं, डीकमिशनिंग वगैरह की ऑब्लिगेशन वगैरह आपके पास में क्रिएट करनी है, तो उसकी एंट्री फर्स्ट डे डलनी चाहिए थी PP2 प्रोविजन, बाद में उसकी प्रोविजन की अनवाइंडिंग भी होनी है, ठीक है ना, PP पे डेप्शन भी लगनी है, तो वो आपका होना चाहिए था, हमने कुछ करा ही नहीं था प्रीवियस गैप के हिसाब से। अब वैसे तो अगर मैं बोलूँ, अगर इंटर का याद है तो AS10 भी अब ये बातें बोलता है, AS10 ये करते हैं, बट वो कह रहा है प्रीवियस गैप नहीं बोलता, तो अगर वो आपको कह रहा है कि बात नहीं बोलता और उसके हिसाब से हमें करना है, तो प्लीज समझो AS में प्रोविजन फॉर कह रहा है डीकमिशनिंग नहीं होती, वो क्योंकि बोल रहा है इंडिया में करने का है, तुम्हारी एंट्री PP2 प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग प्रेजेंट वैल्यू पे आता है, ठीक है। फिर हमारी डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्शन, एक्यूमुलेटेड डेप्शन PP होना चाहिए, जिसकी बजाय हम क्या करेंगे, क्योंकि आज तक का देखेंगे तो रिटेन अर्निंग यूज करेंगे, और जो इंटरेस्ट टू प्रोविजन है अनवाइंडिंग जो होनी है टेबल बना के, उसमें फिर ऑब्वियसली रिटेन अर्निंग आपके पास आ जाएगा, तो रिटेन अर्निंग टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग ये एंट्री भी डलेगी, ठीक है ना। तो ये तीनों के इंटरेस्ट का इंपैक्ट हमने लेना है और इसके बेस पे आज की डेट पे जो भी वैल्यूज आती है वो कंसिडर करनी है, तो बस वही बाकी इंग्लिश लिखी हुई है, आपको ये 3 एंट्रीज का इंपैक्ट आप बता भी देंगे और इसी को पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगला जो पार्ट है जिसकी वजह से मैं क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ, जी लिमिटेड के 4 एसेट्स हैं, ईच इन डिफरेंट क्लास अंडर द PP, एसेट 1 and 2 आर रिवैल्यूड अंडर द प्रीवियस गैप, यस 3 और 4 को नहीं करें, तो पहले हम अपने पास इन पे तो रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं, इन दोनों को कॉस्ट मॉडल दिखा रहे हैं, ठीक है ना। अब वो आपके पास बता रहा है ऑन द एडॉप्शन मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया अंडर इंडिया, इट विल कंटिन्यू टू रिवैल्यू एसेट 1, कह रहे हैं हम इसको रिवैल्यू करते जाएंगे, फेयर वैल्यू एसेट 1 की ट्रांजिशन रेट पे इज नॉट मटेरियली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कैरिंग वैल्यू अंडर द प्रीवियस गैप, कहता है जो वैल्यू इसकी यहाँ दिख रही थी, क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे थे, तो वहाँ जो वैल्यू दिख रही है वही वैल्यू आज इसकी फेयर वैल्यू है, तो वैल्यू अलग से चेंज नहीं होनी, तो इंडेक्स में बेटा PP 4000 ही आएगा, और आगे क्योंकि आपने रिवैल्यूएशन मॉडल ही फॉलो करना है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस जो पहले से दिख रहा है 2500 वो भी आगे चलता जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। आपका पहले क्या कर रहे थे रिवैल्यूएशन मॉडल, अब क्या इंटेंशन है कि उसको फॉलो करते जाएंगे, ट्रीटमेंट क्या है कि कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, जो रिवैल्यूड अमाउंट 4000 है उसको ही दिखाते जाएंगे और आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आगे चलता जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जो पहले चल रहा है वही आगे चलता जाएगा। अगले में देखो क्या है, अगले पहले रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे थे, कह रहे यूज द प्रीवियस वैल्यूएशन ऑफ एसेट टू एज द डीम्ड कॉस्ट, कहते हैं जो प्रीवियस वैल्यू ऐसे ही डीम्ड कॉस्ट मान लेना, मतलब ये 1500 ही डीम्ड कॉस्ट है आपके लिए,
एंड अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ कॉस्ट लेस डेप्शन अंडर इंड AS। अब हम अपने पास में क्या करना चाहते हैं, हम अपने पास में आगे अब रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो नहीं करना चाहते, कॉस्ट मॉडल फॉलो करना चाहते हैं। इससे क्या होगा, पीपी तो 1500 पे दिखेगा क्योंकि वो तो वैल्यू जो डीम्ड कॉस्ट वही माने जा रही है, जो आज की कैरिंग अमाउंट है वही आपके पास अब बन जाएगी डीम्ड कॉस्ट। बट जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है आपसे फॉलो ही नहीं करना तो ये खत्म हो जाएगा, ये दिखना बंद हो जाएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं दिखेगा, पीपी एज इट इज 1500 पे आ जाएगा। तो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे थे, अब प्रीवियस वैल्यूएशन को एज डीम्ड कॉस्ट माना जाएगा, तो जो फेयर वैल्यू थी वही डीम्ड कॉस्ट बन जाएगी। एसेट विल बी कैरी फॉरवर्ड एज 1500, पर जो रिवैल्यूएशन सरप्लस दिख रहा था वो कहाँ चला जाएगा, रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अब रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो नहीं करना। तीसरा, 2000 पे दिख रहा है, वैसे कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे थे तो इसलिए कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस पहले का नहीं है। एडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ रीवैल्यूएशन, और जो फेयर वैल्यू है वो कितनी है, 5000 है, तो 2000 से बेटा 5000 पे लेके जाना तो क्या करना पड़ेगा सर, 3000 से बढ़ाना पड़ेगा। एंट्री क्या डालेगी, पीपी टू रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यू करेंगे 5000 पे लेके जाएंगे और रिवैल्यूएशन सरप्लस 3000 का दिख जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा, ये एंट्री आ जाएगी। 2000 से 5000 पे लेके जाना है, ठीक है ना। लास्ट क्या 2800 पे दिख रहा है, कंटिन्यू टू यूज कॉस्ट लेस डेप्शन, तो इस पे जो दिख रहा है वही दिखा दे रहा हूँ, कॉस्ट मॉडल है वही फॉलो करना है। डीम्ड कॉस्ट क्या है, कैरिंग अमाउंट जो है आपके पास प्रीवियस गैप के अंदर वही अब आपके पास डीम्ड कॉस्ट बन जाएगी, तो कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ कोई चेंज नहीं है। तो जो कॉस्ट थी आपके पास प्रीवियस गैप में वही आपके पास सेम है, वो 2800 पे ही दिखेगा, 2800 पे ही दिखेगा, नो चेंज। तो देखो उसने क्या बोला, देखो आपके लिए क्या है, 2 में रिवैल्यूएशन मॉडल था, 2 में कॉस्ट था, रिवैल्यूएशन आगे भी रिवैल्यूएशन फॉलो कर रहे हैं, एक का रिवैल्यूएशन था अब से कॉस्ट फॉलो करेंगे, एक कॉस्ट था अब रिवैल्यूएशन फॉलो करेंगे, एक कॉस्ट था उस पर कॉस्ट ही फॉलो करेंगे, बस वो लेके क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हाँ बट एक बार पता होना चाहिए, वो पढ़ लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाता है और ईजी हो जाता है, ठीक है। तो विद दिस बेटा आपके पास अगर देखेंगे ना, मैंने नोट्स तो आप कॉन्सेप्ट नोट्स मेरे देखेंगे तो बिल्कुल टू द पॉइंट है, क्रिस्प है, ओनली रेलिवेंट चीज़ें लिखी हुई है आप लोगों के लिए ताकि आपको दिक्कत ना है। टैगिंग भी साथ साथ क्वेश्चंस की मोरलेस में कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि भाई कौन सा पॉइंट जो है उसमें कौन सा क्वेश्चंस आपके कवर किए हुए कैसे हैं, ताकि दिक्कत ना आए। और वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कुछ चीज़ें बोली थी कि ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जो इसी वीडियो के नीचे है, साथ के बाकी भी वीडियोज़ के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करते चलो, होपफुली आपका ये वाला इंडेक्स 101 बढ़िया तरीके से वाइज हो गया होगा। मैंने थोड़ा डिटेल में ही आप लोगों के साथ में कराया, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एनीथिंग। 1.5 घंटा आप लोगों को इसको रिवाइज कराने में लगा ऑलमोस्ट, ठीक है ना। एंड बढ़िया तरीके से आपकी रिवीजन हो जाती है, ठीक है ना। आप बच्चे अपनी इसी बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहे, अपने ऊपर विश्वास रखें, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रिटर्न प्रैक्टिस इज मस्ट, आप रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे तभी फायदा आप लोगों को मिलेगा, आप लोगों को पता चलेगा आप कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से सिर्फ एक बार के लिए कॉन्सेप्ट रिवाइज होता है, बट मेन चीज़ होती है जब आप अपने पास खुद भी अपने एंड पे रिवाइज करते हैं, तो ठीक है ना। तो टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, लव यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।